वीडियो। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मैं एक बार पुनश्च फिर से आदरणीय समनी जी को आभार प्रदर्शित करता हूं चरण वंदनामि। यहाँ पर समाज के जितने अग्रणी हैं उनको, श्रोताओं को, सभी को मैं अभिवादन करता हूं। आपको आभार प्रदर्शित करता हूं कि आपने मुझे ऑरलैंडो में आमंत्रित किया और आप सबके बीच में अपने विचार जो हैं वो शेयर करने का अवसर प्रदान किया। मैं आज जिस पर बात कर रहा हूं वो हमारे जो पर्युषण के दिनों में और पूरे जीवन के अंतराल में जो हमारे श्रमण जो हैं, साधु हैं, एसेटिक्स जो हैं, मॉन्क्स हैं, उनके क्या आचार संहिता है और हम जो श्रावक लोग हैं हमारी श्रावक के क्या आचार संहिता है, इसके बारे में बात करता हूँ। वैसे तो मोर और लेस हम लोग सभी अपनी इस आचार संहिता के बारे में जानते हैं। वी आर वेरी मच अवेयर अबाउट दैट, बट हाउ मच वी आर रियली फॉलोइंग, उसका कितना अनुसरण करते हैं, उसकी रियली कितनी प्रैक्टिसिंग में हम लाते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। दूसरा, मेरा उद्देश्य आजकल सब जगह यह है पूरे वर्ल्ड के अंदर कि हम तो फिर भी जानते हैं वर्तमान में जो पीढ़ी है हमारी है, लेकिन हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन हमारे बच्चे हैं और उनके जो हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं उनको इस बारे में अवेयर करने की बहुत जरूरत है। श्रावकाचार के बारे में तो उन्होंने भी सुना होगा, हमने अपने घर के अंदर संस्कार से दिया होगा, लेकिन वो इसलिए उसको रियलाइज नहीं करते या उसकी मानना नहीं करते क्योंकि हमने धार्मिक दृष्टिकोण से तो उनको बात बताई, बट वी नेवर टोल्ड देम व्हाट आर द साइंटिफिक पर्सपेक्टिव्स ऑफ कोड्स ऑफ कंडक्ट। हमारे जो श्रावकाचार हैं, जितने हमारे नियम हैं, व्रत हैं, उनके पीछे का विज्ञान क्या है। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण उनको समझा देते या अगर भी अभी भी है हम समझाएं तो हमारा अपने धर्म को, धर्म की प्रभावना को हम पूरे विश्व में और आने वाले सैकड़ों साल तक लेके जा सकते। साथियों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आपने भारत के अंदर से एक बहुत पिछली सदी में बहुत बड़े जज सुप्रीम कोर्ट के और बहुत बड़े वकील थे, उनका नाम सुना होगा, नाना पालखी वाले। आप लोगों ने तो सुना ही होगा जो यहाँ बैठे हैं। वो पारसी थे, ही वॉज नॉट जैन, लेकिन नाना पालखी वाला ने पिछली सदी में कहा था कि मैं ये तो नहीं जानता कि ये 21वीं सदी कैसी निकलेगी, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि 21वीं सदी मारधाड़ और खून खराबे से भरी हुई होगी, परंतु 22वीं सदी जो होगी वापस जैन धर्म को फॉलो करेगी और फिर से जो है अहिंसा के राह पे मनुष्य को जाना ही पड़े। ये उनके शब्द पिछली सदी में यानी 20वीं सदी में। तो मैं आज कुछ उनकी ही बात को, वर्तमान में क्या परिस्थितियां हैं और हम लोग जैन हैं, हम तो फिर भी श्रावकाचार की मानना कर रहे हैं, उसको पालन कर रहे हैं टू सम एक्सटेंट, लेकिन जो नॉन जैन्स हैं, जो हमारी ड्यूटी है कि वहां तक जैनिज्म नहीं लेकिन श्रावकाचार को जो है, नियम है, कोड्स ऑफ कंडक्ट हैं, जो हमारी थ्योरीज हैं, उनको तो हम पहुंचा ही सकते हैं। कोई ये जरूरी नहीं हम किसी को जैन बनावें, लेकिन जो प्रकृति के नियम हैं उनको तो हम सभी को समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं, और यही मैं पूरे विश्व में आजकल ये कार्य कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ जैनिज्म जो है वो आपके सामने बताऊंगा कि जैनिज्म, मैंने कल भी बात कही थी कि जब भगवान ऋषभदेव ने इस कालचक्र के इस हिस्से में, जिनका जन्म तीसरे आरा के अंतिम प्रहर में हुआ था, तो जब धर्म शुरू किया था तो उन्होंने कहा था कि ये नेचर, प्रकृति के धर्म के रूप में शुरुआत हो रही है। तो उससे किया था, भगवान ने जो कहा था कि जो जैनिज्म है यानी ये जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है उसको हम दो भागों में विभाजित करते हैं, जीव और अजीव। साइंस भी कहती है बायोटिक एंड एबायोटिक, आपने भी सब सुना ही होगा। दीज आर द टू फंडामेंटल concepts in science as well as in
जैनिज्म आल्सो, जीव और अजीव पे। जीव यानी भगवान ने इतनी नई बात कही जीव के अंदर कि जीव जो है वो एक आत्मा का रूप, इट इज ए रियली सोल, एंड सोल इज ए रियलिटी। वो कोई आर्टिफिशियल या ऐसी कल्पना नहीं है, इट इज ए रियलिटी, इट इज ए फंडामेंटल रियलिटी, और वो जो है वही अस्तित्व में है। जीव जो है वो जीवास्तिकाय है और उस ब्रह्मांड का मुख्य घटक है। अजीव इसमें बहुत सारी चीजें बताई, दैट इज एबायोटिक, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं, नॉन लिविंग एलिमेंट कह सकते हो। तो उसमें उन्होंने कहा कि आकाश भी जो है वो भी एबायोटिक में आता है। खुदगल उसका सबसे जो है सबसे छोटा हिस्सा परमाणु है वो है। तो वहां से लेकर के उन्होंने जो है कहा कि ये अजीव के अंदर हम सारी चीजें जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर इसको मेंटेन करने के लिए, इस पूरे नेचर को, इस प्रकृति को, इस ब्रह्मांड को मेंटेन करने के लिए उन्होंने दो बल जो है वो प्रपोज किए थे, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय। काय जब शब्द लगता है तो मीन्स इज फिजिकल एंटिटी, और वो दिखना चाहिए, लगना चाहिए, एंड टाइम इज नॉट ए फिजिकल एंटिटी। तो काल जो है वो टाइम एज फंक्शन ऑफ टाइम, तो स्पेस और टाइम दो चीजें एक साथ से शुरू हुई, ऐसा भी मान सकते हैं। हमारे यहाँ टाइम की बहुत ज्यादा अच्छी तरह से विस्तृत व्याख्या की हुई है। माता जी ने जो है, महाराज जी ने एक बहुत बड़ा ग्रंथ निकाला था 2017, उसमें मेरे 4 आर्टिकल हैं, शायद ये 5 होंगे। तो उसमें मैंने पहली बार, मैंने और मेरे साथी प्रोफेसर अनुपम जैन ने, हम दोनों ने मिल करके जो है टाइम के लिए ऊपर क्या यूनिट्स जैनों के हमारे ग्रंथों में हैं और क्या मॉडर्न यूनिट्स हैं और क्या हिंदूज में है दूसरी में, तो वो बहुत बड़ा एक लेख लिखा था। आई विल रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू रीड दैट आर्टिकल एज वेल एज आर्टिकल्स ऑन द जीव, अजीव के ऊपर, पदार्थ मैटर के ऊपर, स्पेस एंड टाइम के ऊपर बहुत कुछ लिखा था। मैं सीधा क्योंकि श्रावकाचार पे बात कर रहा हूँ और आपके यहाँ भी एनवायरनमेंट और इकोलॉजी पे जो है एक अभी सेशन चल रहा है, मैं उसी के संदर्भ में फिर बात करूँगा। तो ये जो है हम पर्यावरण जिसको कहते हैं, तो अगर मैं ऊपर आकाश से चलूँ नीचे जमीन तक और जमीन के अंदर तक पर्यावरण के बहुत सारे हिस्से, साइंस तो अभी कहने लगी है, लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत पहले से ही चला आ रहा है। कॉस्मोस्फेयर, आकाश जो है, उसके बारे में तो हमारे यहाँ बहुत पहले से कहा था। लोग तो अब बात कर रहे हैं कि ये है। इसके बाद हमारे यहाँ जो है अग्नि, थोड़ा यहाँ पर डिफरेंस है, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो गैस से आग लगती है, उस अग्नि के बारे में बात नहीं कही थी। भगवान ने जितने स्टार्स हैं और हम इस करोड़ भूमि पे रह रहे हैं, तो हमारे लिए जो सूर्य है, तो इस अग्नि की बात कही, जिसको हीलियोस्फीयर कहा जाता है साइंस के अंदर। अगर आपको थोड़ा सा, मैं उदाहरण के तौर पे, टाइम ज्यादा हो जाएगा, 10-15 मिनट तो चलेगा नहीं, तो हमारे यहाँ जैन धर्म में कहा ही है प्राण और पर्याप्ति। आपने सुना होगा प्राण और पर्याप्ति, अभी विषय आएगा तो बोलूंगा, नहीं तो पर्याप्ति के बारे में महाराज साहब से। लेकिन पर्याप्ति के लिए चाहे वो पौधे हो या कोई अन्य जीव हो, जब तक सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती, सन की लाइट नहीं पहुंचती, तो यहाँ तक कि आहार नहीं बन सकता, उसका परिपक्वता, पोषण तक नहीं हो सकता। तो अग्नि, उस अग्नि की बात है, फोटॉन्स की बात है। उसमें बहुत बड़ा एक लेक्चर है, इतनी बात तो अपन नहीं करेंगे, बट दैट इज द थिंग। इसके बाद हमारे यहाँ जल जो है वो सबसे महत्वपूर्ण घटक है, वायु महत्वपूर्ण घटक है, पौधे, वनस्पति वगैरह जो है, और भूमि जो है, ये सब पर्यावरण के बहुत सारे हिस्से, और ये सभी हिस्से मिल करके जो पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी बनाते हैं, तो दैट इकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच उसके अंदर कंटेंट है प्रेशर, डेंसिटी, टेम्परेचर, और उसी के अंदर वनस्पति जो का है, जो हम बोलते हैं वनस्पति भी आ जाती है, सभी आ जाते हैं। इन सबकी सुरक्षा के लिए भगवान ऋषभदेव ने उस टाइम पे कि ये तो चीज है, लेकिन इसको मैनेज कैसे करोगे, हाउ यू विल मेंटेन, उसके लिए जो है वो सिद्धांत बनाए थे। उस सिद्धांतों के अंदर जो एथिक्स हैं, कोड्स ऑफ कंडक्ट हैं, वो श्रावकाचार, श्रवणाचार जो है वो उसमें से आते हैं।
मैं सभी पे बात नहीं कर पाऊंगा, बात आपको इंट्रोडक्शन में जरूर दे दूंगा कि वो हमारे श्रावकाचार में क्या क्या चीजें हैं, लेकिन उनके लिए जो है मुख्य रूप से अहिंसा है, अपरिग्रह है, हमारे यहाँ कर्म का सिद्धांत सबसे बड़ा अगर सिद्धांत जैन धर्म के पास जो कहना चाहिए प्रॉपर्टी है ना, राइट्स हैं रिजर्व, तो डॉक्ट्रिन ऑफ कर्म है। कर्म सिद्धांत आपको इतना डिटेल किसी और धर्म में नहीं मिलेंगे। इसके बाद हमारे यहाँ नियतिवाद है ना, अनेकांतवाद है, ये चीजें हमारी हैं। आज जो रेफरेंस में होगा उसी की मैं बात करूंगा। मैं फिर भी आपके लिए ये बताना चाहूंगा कि 12 जो व्रत हैं, उस 12 व्रतों में से 5 व्रत जो है वो सबसे मुख्य व्रत, जैसे कि अहिंसा जो है वो सबसे मुख्य इम्पोर्टेंट। अकेले एक अहिंसा ही पूरी दुनिया को बचाता, अहिंसा अकेला ही पूरा पर्यावरण को काफी हद तक सुरक्षित कर सकता। अपन आज देखेंगे अहिंसा जो है, सत्य है, अचौर्य है, जो ब्रह्मचर्य है और अपरिग्रह है, ये 5 जो चीजें हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो श्रमण है, साधु हैं, उनको तो इसकी पालना बहुत ही स्ट्रिक्टली दे हैव टू फॉलो एंड प्रैक्टिस इट, इसलिए उसको महाव्रत कहा गया है। हम लोगों के लिए जो श्रावक हैं थोड़ी ढील दी गई है। वी आर अलाउड फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी कि कुछ प्लस माइनस डेल्टा एक्स जो है हम गलतियां करें तो चलेगा, क्योंकि हम परिवार में रहते हैं। तो हमारे लिए उसको अणुव्रत कहा गया। बाकी जो है शिक्षा के लिए है, सोशल सिस्टम्स के लिए कहो, लाइफ लॉन्ग ये चीज, पूरी लाइफ लॉन्ग ये चीज नहीं करूंगी या ये नहीं खाऊंगी, ऐसे कुछ होता है। देशाव्रत ले लेते हैं कि मैं इस रीजियन में, मैंने, आप हमेशा ये 4 चीजें याद रखने का, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इसको मत भूलिएगा। तो क्षेत्र जैसे कहा कि मैं ऑरलैंडो के अंदर हूँ, तो मैं ऑरलैंडो में तो कम से कम इतना मैनेज कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर ये नहीं करूँगा। इस तरह से कुछ लोग जो है टाइम के हिसाब से भी करते हैं, रीजियन के हिसाब से करते हैं, द्रव्य के हिसाब से करते हैं। जैसे कि मैं खुद ही बताऊं, हमने जब पहली बार बहुत यंग थे लेकिन शिखर जी गए थे, तो मैंने लाइफ लॉन्ग के लिए ये, क्योंकि वो उस दिन का संडे था, कि पूरा लाइफ लॉन्ग संडे के दिन हम चावल नहीं खाएंगे, जबकि चावल मेरा सबसे प्रिय भोजन में से था, तो उसको ही छोड़ दिया। मैंने छोड़ दिया इसलिए मेरी वाइफ को छोड़ना पड़ा, मेरी वाइफ को छोड़ना पड़ा तो मेरे बच्चों को छोड़ना पड़ गया, घर में बनते ही नहीं थे चावल। तो दाल बाटी के, हम राजस्थानी हैं तो दाल बाटी ज्यादा खाते हैं, दाल बाटी खाने लग गए। तो बट that is some kind of a, somewhere you have to limit। जैन धर्म में महत्वपूर्ण, मैं एक उदाहरण भी दूंगा। इस तरह से जो है अलग तरह तरह के उपवास करने का है, वो भी नियम लिया जाता है। कुछ लोग जो है अतिथि को पहले, या हमारे मुनि महाराज आओ, साधु आओ, साधिया आओ, उनको पहले भोजन कराओ वगैरह, ये सब चीजें, कई तरह के इस तरह के नियम भी साथ में, जिनको हम सेकेंडरी या सब्सटेंशियली या उसके अंदर नियमों में होता है। लेकिन 5 वो जो मैंने बताए वो मुख्य व्रत हैं। और अभी मैं आपको थोड़ा सा, ये जो व्रत हैं, इन व्रतों की हम पालना वास्तव में किस दृष्टिकोण, सभी, इवन हम जैन भी और अजैन भी, वास्तव में हमारे, जो मैंने आपसे कहा कि ये प्रकृति के नियमों से इस पर्यावरण को, इस इकोलॉजी को बचाने के लिए, इस नेचर को क्योंकि नेचर बचेगी तो ही हम बचेंगे ना, और नेचर ही नहीं होगी तो हम क्या होंगे, हमारा तो अस्तित्व ही नहीं होगा, है ना। तो मैं अभी आ रहा था तो अनिता से बात कर रहा था, हमारी औकात ही क्या है इस पूरे ब्रह्मांड के, कल भी बात की, वी आर नॉट इवन लाइक ए मॉस्किटो का भी जो 10 लाखवां भाग होगा ना, ट्रिलियन हिस्सा, उसकी भी हमारी औकात नहीं है इसके अंदर, हमारा एग्जिस्टेंस नहीं है। तो हमारा जो दृष्टिकोण भगवान ने कहा वो ये कहा था कि वो इकोसेंट्रिक, क्या होना चाहिए, इकोसेंट्रिक, इकोलॉजी से, नेचर से सेंटर में रख करके हमारा सब होना चाहिए। जबकि अभी एनवायरमेंटल के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण है, जो कंसेप्ट है, वो या तो जो है लोग ये कह सकते हैं कि मानवीय दृष्टिकोण, या फिर सेल्फ सेंट्रिक, ये हो गया। और अधिकतर अभी जो है वो
एपोथेन सेंट्रिक यानी मानवीय दृष्टिकोण, सेल्फ सेंट्रिक होने की वजह से दूसरी जो चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए वो सब आ गई। जैसे कि सबसे बड़ी चीज आ गई मनुष्य के अंदर, वो ईर्ष्या की। कंपटीशन की वजह से फिर ईर्ष्या डेवलप हो गई, ईगो आ गया। जिसके पास पैसा है उनके पास ईगो सबसे ज्यादा मिली। बहुत सारी स्टडीज हुई है। इफ आई ड्रॉ ए प्लॉट ऑफ ईगो वर्सेस द जीडीपी, तो वो सीधा ऐसे जाए। ओके, आपको अभी दिखाऊंगा मैं हम लोगों ने क्या कर दिए। अभी तो कितनी सारी मुसीबतें हमने ऑलरेडी अपने, कहते हैं ना, अपने ही पाँवों पे कुल्हाड़ी मार ली है। तो उसी की तो वो जो है, तो भगवान ने कहा कि इको सेंट्रिक होना बहुत जरूरी है। और अगर इको सेंट्रिक नहीं हुआ तो तुम स्वयं ही तो नष्ट हो जाओगे। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है इको सेंट्रिक होने के लिए? वो ये कि आपका जो नेचर है, प्रकृति है, और जो ह्यूमन है, जिसके पास भगवान ने दिमाग दिया है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है दोनों को एक रूप में देखना। दे आर फॉर ईच अदर, दे आर मेड फॉर ईच अदर। नेचर आपका तभी संरक्षण करेगा जब आप नेचर का संरक्षण करेंगे। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर पूरा ग्लोबल, पूरी प्रकृति, पूरा एनवायरनमेंट है वो डिस्टर्ब हो ही जाएगा। मैं आपको इस सारी बात को बताने के लिए कुछ उदाहरण भी दूंगा। आप सबसे पहले तो मैं ये उदाहरण देना चाहता हूँ कि मैं जो बात कह रहा हूँ कि ये प्रकृति में ये चीजें हो रही हैं, हो जाएंगी, हमने जो कॉजेस के रूट्स हैं वो क्या क्या कर रही है, सिर्फ और सिर्फ एक ही गलती करने से कि हमने श्रावकाचार का उल्लंघन किया, श्रावकाचार को फॉलो नहीं किया, उसकी प्रैक्टिसिंग नहीं की। आपको पता ही होगा सबसे पहले ये कि नेचुरल डिसेस्टर्स हो रहे हैं, यानी डिफोरेस्टेशन किया हमने, जंगल काटे, काटे ना कितने सारे, वो भी दिखाऊंगा कितने सारे। एक है, 2 हेक्टर नहीं, 1000 हेक्टर नहीं, लाखों की हेक्टर के अंदर हमने यहाँ से फॉरेस्ट को जो है काट दिया। हमने जो है, जो जंगलों को काटने के बाद में ओवर पॉपुलेशन हो गई। पॉपुलेशन डेंसिटी जो धरती झेल सकती थी उससे दुगुना तो ऑलरेडी हो चुकी है, दुगुना ऑलरेडी हो चुकी है। और जैसे ही ये एक फैक्टर को टच करेगी, वहां जाने के बाद तो वैसे ही फिर जाना ही है। क्योंकि उससे ज्यादा जब जब भी इस धरती पर ऐसा हुआ, तो धरती के ऊपर से मनुष्य को, कोई भी तरह का बड़ा जो जीव रहा होगा, जिसको जिसको कहना चाहिए मैनेजमेंट करने वाला, चाहे वो डायनासोर रहे, चाहे हम रहे हों। और ऐसे 5 बार तो ऑलरेडी घटना इस धरती पर हो चुकी है, छठी ना हो जाए वो भी हमारे वजह से, तो उसके लिए हमें सावधान रहना चाहिए। हमने वेस्ट बहुत किया, पॉल्यूशन कर दिया है, ये सब जो है, इतना सारा वायोलेंस, इतनी हिंसा तो कभी सोची नहीं। यहाँ तक कि भगवान ने जब वाणी में कहा होगा तो उन्होंने उस समय उन्होंने भी नहीं सोचा हो कि मनुष्य जो है इतनी हिंसा तक पहुंच जाए। फ्रॉम माइक्रोस टू मैक्रोस, सूक्ष्म जीव क्या बिगाड़ रहा है? कुछ बिगाड़ता नहीं है, लेकिन उसको भी नहीं छोड़ रहे। मैक्रोस, अरे इतने सारे पंचेंद्रिय जीव, एक इंद्रिय जीव से पंचेंद्रिय जीव की हत्या करना, हम तो उसको पीड़ा पहुंचाना भी हमारे यहाँ हिंसा मानी जाती है। तो इस तरह से जितने भी कई तरह की चीजें हमने, एनर्जी के जो प्रोडक्शंस हैं उसमें कई तरह के ऐसे तरीके अपना लिए जिससे हिंसा हो रही है। मैं एक बार पुनश्च महाराज साहब का जो है आभार मानना चाहूंगा। आपकी यहीं पर ही फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में जब थे, तो साइंटिफिक फाउंडेशन ऑफ नॉन वायलेंस, साइंटिफिक फाउंडेशन ऑफ अहिंसा के ऊपर मेरे को कोर्स के लिए इनवाइट किया था। आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। पूरा कोर्स 18-20 लेक्चर शायद मैंने दिए थे। तो अब आप कहेंगे कि सब आप जो बातें कर रहे हो हम सब कर रहे हैं, ये कॉजेस हैं, तो उसके फुटप्रिंट्स क्या है? दिखाई देता है आंख से? दिखाई दे रहे हैं, अब तो दिखाई देने लग गए। नेचुरल डिसेस्टर, भूकंप, वॉल्केनोस, सुनामीज, है ना, फ्लड्स, ड्राउट्स, अकाल भी पड़ रहा है एक, और दूसरी साइड में कहते हैं दूसरे क्षेत्र के अंदर तो बाढ़ आ रही। ये सब चीजें हो रही हैं। वेस्ट का मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा हमारे हाथ से। इसके बाद में ये हम देख रहे हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस। शायद महाराज साहब ने ये टॉपिक लिया यहाँ पर, आपके यहाँ पे। तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये कि इकोलॉजी
कभी भी बायोडाइवर्सिटी अगर लॉस होने लग गई, इकोलॉजी इसका मतलब उस दिन से ही समझ लो कि हम कगार पे, होता है ना, उस एज पे आ गए हैं कि अब हमारा जाने का टाइम हो रहा है। तो बायोडाइवर्सिटी लॉस अभी सबसे अधिक वही हो रहा है। इस तरह से बहुत सारी चीजें जो हैं, हेल्थ की प्रॉब्लम्स आ गई हैं पूरे विश्व के अंदर, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। मैं गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ? और ये सभी फुटप्रिंट हैं। अभी अपन उसी की बात करेंगे। ये जो मैंने आपको दिखाना चाहता हूँ नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में, मैं थोड़ा सा इधर जाऊंगा, लेकिन आपको मैं ये कहना चाहता हूँ, व्हेन आई कंसीडर नेचुरल डिजास्टर्स मींस मैंने फ्लड्स भी ले लिए, ड्राउट्स भी ले लिए, अर्थक्वेक जो रिएक्टर स्केल पर 5 पे, जिसको कहते हैं ना कि मनुष्य को मरने का जो हम होता है, तो 5 से अबव वाला, वोल्केनो एक्सप्लोसिव इंडेक्स 3 से अबव वाला जो खत्म कर देता है, सुनामी 5 मीटर से अबव की जो वेव्स आती है, लैंडस्लाइड और स्नोफॉल्स, हेल स्टॉर्म्स, इस सभी का समेशन कर दिया सिग्मा। और उसको अगर आप देखें एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, 1960-70 तक भी, मैं भी जब 10 साल का बच्चा था, हम धर्म को बहुत मानते थे, बड़े कहते थे, उसको स्वीकार करते थे वगैरह, एंड दिस इज नंबर्स। तो आप देखो कि अचानक 1970 के बाद ऐसा क्या होने लग गया। 1970 के बाद में से जो है वो इतना बढ़े जिसको हमारी फिजिक्स की लैंग्वेज में, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में, या हम जनरल भी आजकल तो बोलते हैं कॉमर्स की लैंग्वेज में, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल यानी 10 गुना बढ़ जाए, है ना, बाई 1 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, 20 गुना बढ़ जाए, 30 गुना बढ़ जाए, 100 गुना बढ़ जाए, इतना ज्यादा नेचुरल डिजास्टर्स अचानक 1970 के बाद से जो है ऐसा धरती के ऊपर कि इतना आतंक हो जाए, प्रकृति खुद रौद्र रूप बोलते हैं ना, प्रकृति जो है वो रौद्र रूप ले ले और इतने सारे जो है भूकंप आने लग जाए। किसी ने, एक बच्चे ने मेरे से, जब मैं कॉलेज में दे रहा था, तो उसने कहा शायद सर पहले भी होता होगा लेकिन उस समय गिनने का या देखने का नहीं हो रहा होगा। मैंने कहा कि अर्थक्वेक इतनी बड़ी चीज है कि वो कहीं पर भी हो तो वो रिकॉर्ड में, तो मैंने कहा कि मेरे पास तो वैसे पिछले 1000 साल का डेटा है, मैं तो अभी सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ कि वर्तमान में 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी समझ जाए कि हम कहाँ जा रहे हैं। सो यू कैन सी योरसेल्फ कि क्या हालत हो रही। ये नेचुरल डिजास्टर्स प्रकृति ने, इस इकोलॉजी ने क्यों देने शुरू कर, जबकि नेचुरल डिजास्टर्स बहुत सारे, जिसमें से भूकंप और जो वोल्केनो, ज्वालामुखी बोलते हैं, ज्वालामुखी, ये नीचे से आ रहे हैं, यानी नीचे से अर्थ के अंदर जो है टेक्टोनिक प्लेट्स जो बोलते हैं साइंटिफिकली, तो वो होता है, वो हिलती हैं या उनकी मोशन के अंदर डिस्टरबेंस आने से वो एक्सप्लोजन होता है। धरती के अंदर क्या हो गया ऐसा? आप मेरी बात समझ रहे हैं? हमने प्रैक्टिस नहीं की, हमने अपने कोड्स ऑफ कंडक्ट को, अपने श्रावकाचार को हमने नहीं माना, पूरी दुनिया ने नहीं माना, लेकिन धरती, उसको कैसे पता अंदर जमीन के अंदर कैसे पता लगा कि ये लोग जो है दे आर नॉट फॉलोइंग द कोड्स ऑफ कंडक्ट। अब मुझे इसलिए ज्यादा से ज्यादा अर्थक्वेक करने चाहिए, ज्यादा वोल्केनोस आने चाहिए, ज्यादा सुनामी। मैं छोटा था, मैं तो सुनामी समझता भी नहीं, सुनामी देखा भी नहीं था, समझता भी नहीं। बट these are the things and this is all have been recorded। मैं संयुक्त राष्ट्र संगठन का, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का आभारी हूँ, तो वो उन्हीं के साथ मिलके मैं काम करता हूँ। मेरी बात को वो भी सुनते हैं, कितना मानते हैं अलग इश्यू है, बट दिस ऑल डेटा हैज बीन वेरीफाइड, क्लीन, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि क्लीन करके और उसको वेरीफाई करना होता है, तो वो डेटा है। मैं इसके पीछे एक आपको रियल जो घटनाएं हुई थी, वो सैकड़ों घटनाएं हुई हैं, और एक दो घटनाएं का जिक्र करना चाहता हूँ। जब 2013 के अंदर भारत के अंदर, इंडिया में नॉर्थ ईस्ट उत्तराखंड के अंदर, जब लोग बहुत सारे 4 धाम की यात्रा के लिए लाखों लोग जाते हैं, उसी समय अचानक एक ही टाइम पे 3 घटनाएं होती, एट टाइम T0 छोटा सा अर्थक्वेक आता है, ऊपर से क्लाउड बर्स्ट कंटिन्यूस, जो कहते हैं ना, अभी हुआ 10 सेकंड में, फिर हुआ, फिर इस तरह से कंटिन्यूस जो है वो क्लाउड बर्स्ट होना और डैम का टूट जाना,
उससे पानी सब है वो नीचे इतना आ गया कि लगभग जो है कई सारे जो लोग हैं 10,000 से ऊपर उतने तो लोग मरे। ये गवर्नमेंट आंकड़ा है। लोग कहते हैं कि जो नॉन ऑफिशियल डेटा है वो करीब 25,000 लोग मरे, लेकिन 3 लाख से ऊपर जो लोग हैं अभी तक मिले ही नहीं। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड, आप सब जैन मैं क्या कहना चाहता हूँ, यू ऑल कैन अंडर 3 लाख लोग मिले नहीं तो गए कहाँ? वो कहाँ चले गए? जब उस प्रकृति ने भगवान को ही नहीं छोड़ा, जिसको हम देवभूमि कहते हैं, है ना, भगवान को नहीं छोड़ा तो आपकी और हमारी मेरी क्या औकात? ठीक है, तो ये कहने का इसी तरह का आप उदाहरण अभी पिछले साल का देखते हैं, आपको पता ही होगा कि लिबिया के अंदर जो भी ऑलरेडी आतंकी तो मार झेल ही रहे हैं, लेकिन जब बाढ़ आई थी तो मैंने भी बाढ़ें देखी हैं, बट यू ऑलवेज सरप्राइज, ऐसी बाढ़ तो मैंने कभी सुना ही नहीं, और वो भी लिबिया के जैसे देश, जहां पर लाखों की संख्या के अंदर जो बच्चे हैं वो बच्चे गायब कैसे हो गए? मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया, ना यूनाइटेड नेशन जवाब दे पा रहा है कि वो बच्चे गए कहाँ आखिर? मोर देन लाख, 2-2, 10-10, 5-5, 10-10 लाख बच्चे कौन लेके चला गया? पानी में डूब गए, जमीन के अंदर चले गए हैं, इतनी बाढ़ आई कि मकान के मकान ध्वस्त हो गए। आप कभी इंटरनेट पे खोल के देखिएगा कि व्हाट रियली वाज द इवेंट। मैं आपको कभी भी जो है, हम लोग साइंस के अंदर ये मानते हैं कि पर्यावरण खराब हो रहा है, इकोलॉजी खराब हो रही है, तो हम एक लिविंग प्लैनेट इंडेक्स से उसकी कैलकुलेशन करते हैं। हमारा सब लिविंग प्लैनेट इंडेक्स ये है कि अगर हम लोगों को जिंदा रहना है, हम लोगों को जिंदा रहना है, तो जंगलों के अंदर जो वाइल्ड लाइफ है उसका रहना जरूरी, उसका जीवित रहना जरूरी है, क्योंकि वो रहेंगे तो वो पूरी इकोलॉजी को बैलेंस बना के रखने का काम वो करते हैं। ऑल वाइल्ड लाइफ का एक इंडेक्स, उसको हम बोलते हैं लिविंग प्लैनेट इंडेक्स। 1970 आपको बताई था, उससे पहले सब ठीक ठाक था। 1970 मेरे लिए एक रेफरेंस ईयर है, उस समय को 100% मान लिया, और आज की तारीख में यू ऑल विल बी सरप्राइज्ड 20% ही है। कितना, अरे कितना खाओ, ये जो वाइल्ड लाइफ है वो हमको खाए कि हम वाइल्ड लाइफ को खाए? हम खा गए इंसान। किसको? वाइल्ड लाइफ के जो जानवर हैं उनको हम लोगों ने मार दिया, हम लोगों ने खा दिया। उनको मार के कितने को तो शौक होता है, ओ मैं तो राजा महाराजा हूँ, मेरे पास पैसा है, मैं अमीर आदमी, यहाँ 2-4 खाले तो अलग अलग जानवरों की मेरे दीवारों पर टंगी हुई होनी थी, अलग लेदर की चीजें बनाना, ये करना, खा जाना, पता नहीं उसका जो मांस है कितना बढ़िया होता होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई मीन आई डोंट वांट टू गो इन सर्टेन डिटेल्स, लेकिन ये जो डेटा विथ एरर बार्स जो दिखाया है आपको इसके अंदर, तो आई वाज रियली शॉक्ड। मेरे आंखों में आंसू आ गए थे जब मैं वहां बात कर रहा था संयुक्त राष्ट्र संघ क्या ये हालत हो गई। और वो भी हम सोच रहे थे कि मैं तो यही था कि शायद इंडिया में हो रहा है, लेकिन जो ज्यादा आपके जैसे यहाँ के देश हैं वो ज्यादा इसमें इन्वॉल्व, इन्होंने ज्यादा खतरनाक काम। आई वॉज रियली सरप्राइज। ये 8-10 तरह की जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, ये इस इकोलॉजी के अंदर डिस्टरबेंस आने से, पर्यावरण के प्रदूषण के कारण आ रही है। नाम मैंने लिखे हैं जो आप मानते हैं, अपन इनक्यूरेबल डिजीजेस जो बढ़ने लग गई, हार्ट अटैक्स भी आने लग गए, कैंसर्स बढ़ने लग गए। तो ये कितने कितने लोग जो है पर ईयर किस किस डिजीज से कितने लोग मर रहे हैं। शायद आपके यहाँ डॉक्टर्स भी है ना, आप डॉक्टर, हाँ, यू मे आल्सो एंडोर्स, क्योंकि दिस आल्सो बिलोंग्स टू यूनाइटेड नेशन। तो ये जो है ना अपना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो उससे दिया हुआ है। तो इतनी तरह की जो बीमारियां हैं वो भी हमारी इकोलॉजी के वजह से, जैसे सांस लेने की बीमारी बहुत ज्यादा आजकल हो रही है, तो वो उससे भी लोग जो है डेथ हो रही है। मैं आपको अब सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज का, और ये मेरे शायद प्रेजेंटेशन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वाई एक्सिस के अंदर आप भी सब ध्यान से देखिएगा, वाई एक्सिस के अंदर जो है वो प्रति वर्ष
कितना मिलियंस ऑफ टन्स, मिलियंस ऑफ टन्स, मिलियन मीन्स 10 to the power 6, टन मीन्स 10 to the power 3 किलोग्राम, ओके। तो 10 to the power 9 किलोग्राम के अंदर अलग अलग जो कंटिनेंट्स हैं यहाँ पर, जैसे एशिया एक कंटिनेंट है, ओशियाना है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका है, यूरोप है, एक्सेट्रा, अलग अलग जो कलर हैं। मीट का प्रोडक्शन, पंचेंद्रिय जीव का मीट, व्हेन आई से मींस आइदर काउ, बफेलो, गॉट, शीप एक्सेट्रा। अभी मैं किसी मुर्गे उनकी बातें नहीं कर रहा, बड़े पंचेंद्रिय जीव हैं, इनकी प्रतिदिन हत्या की जाती है इस पेट के खातिर। वो लोग जो मीट ही खाना चाहते हैं उनके खातिर पर एनम जो है यहाँ प्रोडक्शन इन मिलियंस ऑफ टन्स के अंदर वाई एक्सिस में दिखाया है। और आप देखिए कि वो बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। मैं इतना प्रयास कर रहा हूं पूरे देश, कई देशों में जाके दुनिया के अंदर, ये तो बल्कि अलग बात है कि 98% नॉन वेजिटेरियन लोग थे, अभी कम से कम 93% हुए। मैं इसको भी बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट डिफरेंस मानता हूँ। कम से कम हम लोग सब जो है इतना शोर मचा रहे हैं तो उसकी वजह से इतना तो फर्क पड़ा, यही बहुत बड़ी उपलब्धि है। भगवान ने जो दिया उतना ही सही। लेकिन अब सबसे बड़ी बात आप देखिए कि इसका परिणाम क्या है। व्हाट आर द फुटप्रिंट्स? येलो बॉक्स देखें, हर 10 साल का एक येलो बॉक्स अंदर लगाया हुआ है। येलो बॉक्स में जो पहला आंकड़ा है वो अर्थक्वेक का है। एंड अर्थक्वेक, all those earthquakes which are more significant या larger than on the Richter scale 5 से ज्यादा 5, सबसे बड़ा अर्थक्वेक होता है 13 से 14 का, जो अपन कहते हैं ना अपने भाषा में, हिंदुस्तान में सीता माता का भूकंप आया है। वैन सीता माता को जाना था तो शी इनवाइटेड, वो अब कथा है या जो भी, लेकिन दैट इज 14 नंबर का, जिसमें धरती 2 टुकड़ों के अंदर ऐसे फट जाती है। पहला जो आंकड़ा है वो अर्थक्वेक का है, दूसरा उसके बाद में नेक्स्ट है वॉल्केनो का है, और तीसरा जो नीचे है वो सुनामीज का है। आप खुद देख सकते हैं, प्लीज मेक श्योर वो पहले वाले 10 साल के अंदर कितना कम था, उसके बाद बढ़ा, फिर और बढ़ा। अभी ये लगभग 1961 से 2022 तक का लगभग 61 ईयर्स का जो डेटा है, आप देखें कि खुद ही डेटा जो है वही बता रहा है कि जैसे जैसे मीट का प्रोडक्शन बढ़ा उसके हिसाब से अर्थक्वेक, वोल्केनोस और सुनामीज बढ़ रही। आप देख रहे हैं सब, मैं गलत कह रहा हूं? क्योंकि ये सब डेटा वेरीफाइड डेटा है। और यहाँ तक जो है लास्ट में आते आते लास्ट के 11 साल में तो मतलब कितना पहुंच गया, इट इज ऑलमोस्ट 10 टाइम्स मोर, हर एक चीज इतना सारा। अब आप यहाँ पर जरूर प्रश्न पूछ सकते हैं, अपन जब कर्म सिद्धांत की बात करेंगे तो अपन थोड़ा उस समय डिटेल में बात करेंगे। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो चीजें हुई हैं धरती के ऊपर, इस पे ही तो पंचेंद्रिय जीव है, बकरा है, गाय है, भैंस है, उसको ही आप काट करके और खा रहे हैं। तो कुछ न कुछ ऐसा तरीका होता ही होगा, कोई न कोई ऐसी मेथड होगी जिसकी वजह से वो धरती के अंदर तक जो है उसकी आवाज पहुंचे। एंड दैट इज व्हाट इज नोन एज इंफ्रासोनिक वेव्स। आपने रेडियो वेव्स का नाम सुना होगा, जिससे मोबाइल चलता है, टीवी, इंटरनेट चल रहे हैं, सुना है ना? ये तो रेडियो वेव्स। आपने साउंड वेव्स, मैं बोल रहा हूं आपको आवाज आ रही है, साउंड वेव्स, दैट इज साउंड वेव्स 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। आपने, आपका हार्ट बोलता है, उसकी आवाज सुनी? नहीं सुनाई देती ना, इंस्ट्रूमेंट लगाना पड़ता है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या करता है, स्टेथो रखता है और फिर अपने को सुनाई देता है, वो बिट्स सुनता है। लेकिन कभी आपने जो श्वसन, हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, लंग्स जो है, उसकी आवाज सुनी? क्यों नहीं सुनाई देती है? क्योंकि वो इससे कम फ्रीक्वेंसी की होती है। हार्ट के आसपास जो है वो 1 हर्ट्ज टू 10 हर्ट्ज के बीच में होती है। और फेफड़ों की जो आवाजें हैं वो तो 0.3 हर्ट्ज, 0.1 हर्ट्ज और उससे भी नीचे की आवाजें हमारे शरीर में से होती। मैं अभी आपको उदाहरण दूं, अभी आपको उदाहरण, अभी क्या किया,
मैंने किया, वो महाराज साहब ने क्या आशीर्वाद दिया, हाथ ही हिलाया, बोला भी नहीं, बोला नहीं है कुछ भी नहीं बोला महाराज साहब। मैं झूठ बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, कुछ भी नहीं बोला। सो व्हाट आई प्रपोज, मेरी अभी बहुत बड़ी थ्योरी चल रही है, राजेन वेव्स बोलते हैं लोग कई सारे इसकी वजह से, बट इन साइंस आल्सो आई हैव नॉट येट, साइंटिस्ट लोगों ने बहुत ज्यादा अप्रूव नहीं किया, लेकिन विरोध भी नहीं है। ये इंफ्रासोनिक वेव्स जो होती है उसको दो तरह से डिवाइड, एक ब्लेजिंग जो है, आशीर्वाद जो बोलते हैं, महाराज साहब ने दिया वो। आवाज आ रही, मेरी आवाज आ रही है आपको? नहीं तो हाँ, अच्छा अच्छा, ओके। मैं जनरली अकस्टम्ड हूँ ना, खड़े होके ही बोलते हैं, साइंटिस्ट लोग जितने होते हैं वो सब उधर जाके बोलते हैं। तो ब्लेजिंग जो वेव्स होती है, आशीर्वाद की वेव्स होती है, उसके लिए कोई बोलने की जरूरत नहीं होती है। ऐसे करते माँ बाप आशीर्वाद देते तो मौन ही होते, या थोड़ा बोल दिया। इसी तरह से साथियों बद्दुआ भी होती है, कर्स भी होती है। सो डोंट थिंक कि पॉजिटिव ही होती है, नेगेटिव भी होती है। तो वेव इज, अगर ये ऊपर वाला पॉजिटिव हिस्सा है तो नेगेटिव भी। आप गाय को काटोगे, आपने वो सीन नहीं देखा होगा, मैं दिखाना भी नहीं चाहता, लेकिन शुरू में साउंड वेव्स होती, कौन सी? चिल्लाती। आप किसी भी इंसान को मारो या किसी जीव को मारो तो वो चिल्लाएगा पहले, उस समय साउंड वेव्स होती है। साउंड वेव्स की जो डिस्टेंस है वो फ्यू मीटर्स तक होती है, यानी मैं आवाज दूं अगर बिना माइक के भी, तो कुछ फीट, कुछ मीटर तक मेरी आवाज जाएगी, उसके बाद मेरी आवाज नहीं पहुंची। करेक्ट, ये सभी जानते हैं। सो इसके पीछे नियम क्या है? फिजिक्स का लॉ है हमारा, एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू, न्यू इज फ्रीक्वेंसी, यानी कितनी फ्रीक्वेंसी की, तो जितनी फ्रीक्वेंसी कम होगी एनर्जी तो कम होगी, लेकिन डिस्टेंस, बिकॉज इट इज c बाई लैम्डा, है ना, वेवलेंथ जो है वो उसकी बहुत। इसलिए भगवान ने कहा मौन रह के तपस्या करते हो तो आत्म प्रदेश से आकाश प्रदेश तक आवाज, होल सिस्टम पूरा भगवान ऋषभ देव के वहां से चल रहा है। वो आपका सोल पॉइंट टू स्पेस पॉइंट के बीच की कनेक्टिविटी है, उसके बीच में से जो पदार्थ है, इसमें हम कर्म वर्गना की बात करते हैं, तो द कर्म वर्गना का जो ऑसिलेशन है वो लेके जाता है और वापस हम पे बॉन्डेज जो होता है उसके अपन कर्म सिद्धांत में बात करेंगे। बट आई जस्ट थॉट कि आई विल जस्ट इंट्रोड्यूस दिस वेव्स। वो वेव्स उस समय नहीं देखते कि पृथ्वी कितनी गहरी है, इसकी डेंसिटी कितनी है, वो तो नीचे तक पहुंच करके, तो जब तक टेक्टोनिक प्लेट्स को नहीं हिलाएंगे, कौन हिलाएगा? यही जानवरों की जो प्रताड़ना है, इनकी जो त्रासदी है, इनकी जो अभिशाप है, इनकी जो कर्स वेव्स हैं, वो जा करके उसको प्रकृति को कह रहे हैं, वो ही शायद हो रहा है। मैं आपको दूसरी चीज बता, शवकाचार का उल्लंघन करने इतने लोग चिल्ला रहे हैं, अरे क्लाइमेट, प्रकृति पता नहीं आजकल धरती क्या कर रही है, गर्मी बढ़ रही है, मौसम बदल रहा है, ये हो रहा है। अरे भाई कर कौन रहा है? प्रकृति तो कर ही नहीं रही है, उसको क्या मालूम कि लेना देना कि मैं ये करूं कि नहीं करूं। पर्याय परिवर्तन जो नेचर का है वो तो उसका अपना एक सेल्फ रेगुलेटेड सिस्टम है, लेकिन हम बहुत कुछ कर रहे हैं। आप खुद पढ़ सकते हैं वाई एक्सिस पे महाराज साहब अलग अलग नॉन वेजिटेरियन फूड से वेजिटेरियन फूड, नीचे तो पीनट्स भी लिखा हुआ है ना, उसके प्रति किलोग्राम, प्रति पर किलोग्राम उसका उपयोग करने से कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है। यू ऑल कैन सी, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप खुद डिसाइड कर लें कि नॉन वेज फूड से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है या वेजिटेरियन फूड से आ रही है। ये जब सारा डेटा हम लोग कर रहे थे और हम जब ये यूएनओ में बैठे थे और डिस्कस कर रहे थे, और मैंने कहा कि आप कुछ करो, पूरे वर्ल्ड के अंदर ये नॉन वेजिटेरियन फूड को बंद करो भाई, अदरवाइज ये तो अभी तो ये हालत है, आने वाले 50-100 साल के अंदर तो एवरीवेयर देयर विल बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। अभी उसके बाद आपने बहुत कुछ सुना होगा, पिछले 20 सालों में तो मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट पे बात हुई हमारी, क्योंकि जो है एग्रीमेंट हुआ था,
हमने बहुत कुछ कहा कि भाई आप पेड़ लगा दो या समुद्री जीवों की सुरक्षा करो, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मैनेजमेंट कर सकते हैं अपन, अभी और बात करेंगे। लेकिन मेरे कहने का यही कि पंचेंद्रीय जीव को अगर आप खाओगे, नॉट ओनली दैट, नेचुरल डिजास्टर, अर्थक्वेक, वॉल्केनोस की बात नहीं, ये एटमॉस्फेयर को, तो मैंने आपको अभी क्या बताया, पृथ्वी का जो जीव है उसको तो हम प्रदूषित कर ही रहे। किससे? मीट के प्रोडक्शन और मीट खाने। इधर दूसरा नॉन वेज से हम जो है वो एटमॉस्फेयर को, वायु का जो जीव है उसकी भी हत्या कर रहे हैं, उसको भी प्रदूषित कर रहे हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा रहे हैं। और इस कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से तो बहुत सारी दूसरी चीजें होती हैं, अभी अपन और देखेंगे। मेरे प्रभु ने कहा था पुरुषार्थ सिद्धि, गोमटसार अगर आप देखें तो गोमटसार के अंदर हिंसा का बहुत बड़ा श्लोक है, उसके अंदर जो यत् खलु कषाय है ना, रूपेण जो प्रणाताम द्रव्य धमक रूपेण व्यापार करणम निश्चिता भवंती सा हिंसा। मीन्स बेसिकली व्हाट इट वांट्स, वी वांट टू से कि खाली मैं भाव से ही सोच लूं, मैं जाके शरीर से हत्या करूं या बोल के किसी को कुछ करूं, उससे ही हिंसा नहीं होती। देयर आर 10 डिफरेंट फोर्सेस, 10 डिफरेंट फोर्सेस जिससे हिंसा होती है, ये बात है। पांचों इंद्रियां, मन वचन काय, इन 8 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, लॉन्जिविटी, आयु, और श्वसन, रेस्पिरेटरी फोर्स जो लगता है, उससे भी जो है वो, तो 10 तरह की जो चीजें हैं, इनसे कुछ भी एक्टिविटी कर दें अगर आप, जो नेगेटिव चीज है, यानी उसको पीड़ा भी पहुंचा दें, तो भी हिंसा है। इसलिए भगवान ने कहा था कि मैं अहिंसा जो है वो उसको सबसे मुख्य घटक मानता हूं, चाहे वो श्रवण के लिए हो या श्रावक के लिए हो या दुनिया में किसी के लिए भी हो। अहिंसा जिसके 18 एट्रीब्यूट्स, 18 तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये अकेला सबसे महत्वपूर्ण हिंसा साधन है जिससे पूरी प्रकृति की रक्षा हो सकती है। भगवान ऋषभ देव ने इसी की वजह से जो सबसे पहला फॉर्मूला दिया था वो जीव दया का दिया, कंपैशन का दिया था। वहां से हमारा धर्म शुरू हुआ। अहिंसा शब्द वहां नहीं थी उस समय। जीव दया, कंपैशन यानी सर्व बहुम प्रेम बोलते हैं ना, हर एक जीव से प्रेम रखो, वो शब्द थे, उस तरह की बातें थी। यानी उनका था कि सब, जब तक एक दूसरे से इक्वेनिमिटी नहीं होगी, एक दूसरे के लिए जीने मरने की बात नहीं होगी, तब तक आप प्रकृति को नहीं समझ सकते और प्रकृति की सुरक्षा नहीं कर सकते। वो उनके साथ में संग में कितने मुनि हुए, तो वो ये कहते थे, अपन ने तो अभी भी कहावत है ना, दया धर्म का मूल है, कहते हैं ना। तो दया, तो जीव दया, दया के लिए वो शब्द इसलिए थे कि कंपैशन की बात इसलिए आई थी कि सभी जीवों के प्रति प्रेम रखना है, उनकी सुरक्षा करना। एनीवे, जब मैं ये बातें लेके, ये ग्रंथ लेके गया, समझाया मैंने वहां संयुक्त राष्ट्र संगठन ने, तो उन्होंने क्या बोला, डॉक्टर साहब बात तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, मैं संयुक्त राष्ट्र संगठन की परिभाषा जरा सुननी है आपको कि वो अहिंसा के बारे में क्या है। उन्होंने कहा कि रोज के रोज जो है लगभग लगभग एवरीडे 1.5 करोड़ जो है चिकन्स खत्म कर दिया था खाने के लिए, इस पेट के, खड़े होके बोल मैडम ने, इस पेट की आग के लिए लोग खा लेते। आप किसकी बात कर रहे हैं, कौन सी अहिंसा की बात कर रहे हैं? मैंने कहा कि मैं ये आपको बता रहा हूँ, जो 3 से 4 करोड़ जो जानवर हैं प्रतिदिन, एवरीडे, इस पेट के लिए लोग खा जाते हैं, मार डालते हैं। इस तरह से आप कितनी एक्वेटिक फिशेस वगैरह, दूसरे जो समुद्री जीवन है ना, जो जापान चाइना वाले, ये सब समुद्री जीवों को क्यों खा, उनको उसी में मजा आ रहा है, उसका अचार डालते हैं, पिकल्स बनाते हैं, ये करते हैं। अगर मैं इस सारी चीज को, सॉरी टू से, मंदिर में बैठा हूं, लेकिन अगर मैं इसको करते हैं ना जो ओवर द ईयर पर एनम, तो ये माय गॉडनेस 72 ट्रिलियंस के आसपास जीवों की हत्या हो जाए। कैन यू बिलीव? ट्रिलियन मीन्स, जानते हैं ना, एक के बाद 12 जीरो लगाते हैं, उसको ट्रिलियन बोल। इसी तरह से कितने ही सारे जो है दूसरे 1.2 ट्रिलियन जो है एक्वेटिक यानी समुद्री जीवों को खत्म कर दे। अभी आप देखिए, मैंने आपको इसलिए कहा
आकाश को हमने प्रदूषित कर दिया, हमने पृथ्वी को कर दिया, जमीन को, वायुमंडल को कर दिया, और अब पानी की, जल की बारी है। जल को भी खत्म कर दिया, क्योंकि वहां से हमने समुद्र के जो जीव हैं उनको भी लोगों ने खाना शुरू कर दिया। मैं आपको छोटा सा एक और बड़ी चीज बताना चाहता हूं कि जब मैं डॉक्टर्स के पास जाता था, और हमारा पूरा एक संगठन है, संगठन के लोग डॉक्टर्स से राय ली, कई बॉटनिस्ट थे उनसे राय ली, नॉट ओनली साइकोलॉजिस्ट या समाज से भी उनसे, लेकिन जब कंक्लूजन पूरे वर्ल्ड के अलग अलग लोगों से निकाला तो हमको ये पता लगा कि जब जब भी इस धरती पर पैंडेमिक आए, ऐसा नहीं कि कोरोना पहली बार आ गया था, बल्कि हाँ इतना जरूर कहूंगा, मेरी अपनी लाइफ टाइम में जितना मैंने समझा, तो ये 21वीं सदी, वो नाना पालखीवाला की जो बात मैंने कही, 21वीं सदी की तो शुरुआत ही पैंडेमिकों से शुरू हुई। आपने सुना होगा स्वाइन फ्लू आया था, यहाँ पे भी आया होगा शायद, चिकनगुनिया आया, वो भी इसी सदी में आया था शुरुआत में ही। इसके बाद ये कोरोना आया, और भी कई सारी जो आया, तो H1N1 ये ब्ला ब्ला। तो पता लगा कि सारा का सारा जो है, जब कभी पैंडेमिक आता है तो मनुष्य के द्वारा, इंसान के द्वारा, हम प्रतिभाशाली लोगों के द्वारा, बुद्धिजीवियों के द्वारा, जब सूक्ष्म जीव की या छोटे जो 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय जीव हैं, इनकी हत्या करने की वजह से, और शुरुआत चाइना से हुई थी उस समय भी। आज से 3-4 हजार वर्ष पहले या 5,000 वर्ष पहले जो गांव है, नाम ऊपर लिखे हुए हैं, अब वो आपका पता नहीं, मैं उसको शायद दूर कर सकता हूँ कि नहीं, आई डोंट नो, ऊपर तो नहीं, शायद लेट अस नॉट टेक। तो वो जो गांव है, वो गांव के सभी लोग मर गए, ऑल पीपल डाइड। तब वहां के उस समय राजा महाराजा का दिमाग ठंडा कर, क्या हो गया, पूरे पूरे गांव खत्म हो गए, अंदर जमीन में से फॉसिल निकल रहे, मेरा टाइम हो गया, चलेगा? हाँ, तो जो है, तो इन माइक्रोब्स को खत्म करने की वजह से जो है वो आया, और उसकी वजह से कहां कहां पे आया, किसकी वजह से हुआ। और जब हम इन सभी लोगों से, इवन इंक्लूडिंग मेडिकल डॉक्टर्स, जो तो इसकी और प्रशंसा करते थे कि नहीं नहीं, नॉन वेजिटेरियन फूड तो बहुत प्रोटीन्स देता है, बहुत अच्छा खाना देता है, नॉन वेजिटेरियन जो है वो शरीर को अच्छा तंदुरुस्त रखता है, ऑक्सीजन देता है। क्या बोला डॉक्टर्स के वर्ड है कि अच्छी ऑक्सीजन देता है, हेल्दी रखता है। मैं आपको बताता हूं कितना हेल्दी रखता है। ये हमारे लोगों ने ही, डॉक्टर्स ने ही बताया। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी बाय मी, और मैं आप सबका भगवान के आशीर्वाद से अब तक मेरे इस रिसर्च पेपर को 14 लाख लोग पढ़ चुके हैं इस धरती के ऊपर, देशों देशों में, एवरीवेयर इस रिसर्च पेपर की जो है प्रशंसा हुई है। इसके अंदर ये दिखाया है कि वाई एक्सिस के अंदर जो है प्रति जो कैपिटा, पर कैपिटा जो है, वो पर किलोग्राम कितना मीट खाने से कितनी डेथ हुई थी कोरोना के टाइम, 2020 से 2021 के अंदर, उसी पीरियड में सबसे ज्यादा डेथ। एक्स एक्सिस के ऊपर दिखाया है किस देश के अंदर पर कैपिटा कितना मीट इन किलोग्राम्स खाया जाता है, वो है एक्स एक्सिस के। आप देखिए यूएसए जैसे देश आपके यहाँ के, और दूसरे जो हैं देश यूरोप वगैरह के, जिसमें ज्यादा मीट खाया जाता है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, नीचे इक्वेशन जो डिराइव की थी हमने, और ये रियल डेटा, हर एक कंट्री से डेटा लिया, हर एक कंट्री वालों को कहा, गवर्नमेंट को, फ्रॉम द गवर्नमेंट, फिर यूनाइटेड नेशन से वेरीफाई करवाया कि सब सही डेटा है। जिस जिस देश का करेक्ट डेटा था, 120 देशों के डेटा के ऊपर बेस्ड ये है, और हमने इसको इक्वी पार्टीशन थ्योरी के हिसाब से डिवाइड किया, 30 kg बिलो एंड 30 kg अबव पर कैपिटा पर एनम, जितना जो है मांस खाया जा, मीट खाया जाता है, तो उसको कंट्रीज को डिवाइड किया। ग्रीन जो है वो सभी वो पॉइंट्स हैं जहाँ 30 kg पर एनम पर कैपिटा से कम खाया जाता है, और उधर रेड वाले सब जो अबव वाले हैं उनका आप देखो कि सारे को जब मर्ज करके एक ड्रॉ किया रिग्रेशन प्लॉट को, तो एक लीनियर फिट आया। इसने कहा
कि जिसने नॉन वेज यानी मीट खाया है या नॉन वेज खाते हैं वो 100 to 300 टाइम्स उनकी डेथ ज्यादा उस कंट्री के, इंक्लूडिंग यूएस। मेरी बात को ये बिल्कुल, और इस बात के बाद में तो यहाँ जैना में भी प्रेजेंटेशन हुआ था उस समय जब हुई थी, बहुत डिस्कस हुआ कि ये रियल जो है एक तरह से प्रूफ है, सबूत है कि नॉन वेज खाना खाने से ऑक्सीजन तो सामने दूर, बहुत दूर की बात, ऑक्सीजन तो कम पड़ी, हार्ट अटैक हो, लोग हार्ट अटैक से मर गए कोरोना के उस वायरस के काटने से, ब्लड थिक होने लग गया और लोग मरने लग गए। आप देखें कि सब बांग्लादेश में और इंडिया में तो मीट कम खाया जाता है, फिर वहां डेथ क्यों ज्यादा? देख रहे हैं ना वो दोनों ब्लू पॉइंट उधर ऊपर की तरफ, वहां भी ज्यादा डेथ हुई, जबकि वहां तो बांग्लादेश में 5 kg पर कैपिटा पर एनम का है, उससे भी कम। वो क्योंकि वो एक्वेटिक पे फिश को ज्यादा खाते हैं, बाकी इसको नहीं खाते, वो गाय वगैरह बकरा वगैरह वो लोग नहीं करते। लेकिन इंडिया के अंदर आज की तारीख में 5-7% नहीं 14% है, लेकिन कहने का वहां क्यों डेथ ज्यादा हुई? आप देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इंफ्रासोनिक वेव्स की बात बताई थी, मैं ये एक दूसरा तरीका है जो प्रूव करने का इनडायरेक्टली। भारत मेरा देश जो सबसे अधिक धर्म प्रधान देश कहा जाता है, जहां 3 फिलोसॉफी, जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म है ना, जिसको ट्रिनिटी ऑफ रिलीजियंस ये कहा जाता है, वो देवभूमि है, वहां पर आज की तारीख में भी सबसे ज्यादा स्लॉटर हाउस जो है, कत्ल खाने, वो भारत के अंदर। पूरे वर्ल्ड की जो डिमांड है इस पंचेंद्र जीव के मीट की, उसका 20 से 25% पूरा का अकेला भारत है। और भारत में जो ज्यादा डेथ हुई, आप सबको भी आश्चर्य होगा, मुझे भी आश्चर्य हुआ देख करके, उन्हीं राज्यों में से हुई जहां सबसे ज्यादा स्लॉटर हाउस। मैंने देखा मेरे राजस्थान में तो लोग मरे नहीं, ये दूसरी जगह यूपी में, आंध्र प्रदेश में, है ना, साउथ इंडिया के अंदर, महाराष्ट्र में, वहां क्यों, बंगाल की साइड में, उधर की साइड में क्यों मरे? बाद में जब स्कैटर्ड पूरा जो है सेगमेंट के सेगमेंट जो स्लॉटर हाउसेस कत्ल खानों के, वो तो सब वहां भरे पड़े हैं। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश 95% नॉन वेजिटेरियन लोग अभी भी हैं, और वो अभी और बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे। युवा जो है वो तो उधर जा रहा है। मैं तो थक गया कहकर। दिस इज डायरेक्ट प्रूफ कि कैसे ऑक्सीजन। फिर जब मैंने एक बार, और मेरे एक मित्र हैं बहुत बड़े न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर सुधीर शाह वगैरह, हम लोगों ने कहा कि भाई ये नहीं, ऐसा नहीं है जो तुम कह रहे हो कि नॉन वेजिटेरियन फूड इज वेरी एसेंशियल या कंपलसरी, कि उसी से शरीर ठीक होता है। ऐसा होता तो हमारे तो साधु साध्वी तो कब के चले गए होते, है ना। वो तो, इसकी तो बहुत दूर की बात, वैसे हमारा जो भोजन है उसमें भी कितनी लिमिट्स है। और मैं ये तो नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन मेरे दिगंबर वो तो बेचारे भोजन भी एक ही बार, पानी भी एक ही बार, और कई बार तो वो भी नहीं होता है, यानी से बात कर रहे थे, वो भी नहीं हो नसीब होता है, कई कई दिनों तक भी नहीं होता है। तो ये तो मतलब वो तो जिंदा 100 साल तक भी जी लेते हैं, 70 साल तो आम बात है। तो ऐसा नहीं है। तो ये एक चीज थी। हमने, मैंने आपको बताया था दूसरा, जो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है, फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन, जंगलों की कटाई हो रही है, तो अलग अलग कलर है वो, अलग अलग क्षेत्र के अंदर जो हो रही है, कहाँ तो जरा से कम होते थे, और अभी धीरे धीरे जो है एक्सपोनेंशियली ये भी। और कितने हेक्टेयर्स, आई थिंक आई हैव रिटन हियर, 10 मिलियन हेक्टेयर, जो एक छोटे से साउथ अफ्रीका जितना देश है उसके बराबर तो जंगल इस धरती पर से काट दी। मैं आपको फिर से एक बात कहना चाहूंगा, इस धरती के ऊपर लगभग 71-72% तो ओशन, समुद्र है। ओके, एक 20-22% हमारे पास जमीन है, उसमें से भी जो जंगल है उनको काटते जा रहे हैं। जंगल काटने की वजह से जो मुख्य वाइल्ड लाइफ है या दूसरे चिड़ियाएं हैं जिनके घोंसले होते हैं ना, अपन कहते हैं हैबिटेट, उनके मकान हैं। तो बेसिकली आप अपने लिए थोड़ी देर के लिए सोचिए कि कोई आतंकवादी आकर के अगर आपको मारे, काटे या आपको घर से बाहर कर दे, आपको, हमको कैसा फील होगा? ऐसे ही वो जो छोटे अबोल जो जीव हैं, वो उसका घर खत्म कर दो, उसका घरौंदा खत्म कर दो, उसका घोंसला, उसका मकान खत्म, तो वो फिर जो उसकी आह निकलेगी।
हम आशीर्वाद कम ले रहे हैं, हम बद दुआएं, अभिशाप ज्यादा ले रहे हैं। ये पूरे विश्व को ये चैप्टर, ये बात समझानी पड़ेगी कि ये इंफ्रासोनिक वेव्स जो हैं, दे आर प्लेइंग वेरी क्रुशियल रोल एट द मोमेंट। और अभी जो बायोडाइवर्सिटी लॉस में कितनी ऐसी प्रजातियां, स्पीसीज हैं, कितनी स्पीसीज हैं कि ये यूरोप के लोग तो उनके अंडे तक भी, अब वो है ही नहीं, वो स्पीसीज नहीं है, वो प्रजाति नहीं है। तो और दूसरी ओर हम कहते हैं हम इकोलॉजी की, कैसे इकोलॉजी को आप मेंटेन करो, हाउ यू विल क्रिएट द सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, कैसे होगा सस्टेनेबल? नहीं हो सकता, क्योंकि हम तो खत्म करते जा रहे हैं। प्लास्टिक जो है पता नहीं कैसे बना दिया, हम ही लोगों ने ईजाद किया, और अब आज की तारीख में प्लास्टिक का वेस्ट जो है वो लोगों को मार। भारत के अंदर मैं बताता हूं कि दिल्ली के अंदर ये एक बिजनेस है प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक को इकट्ठा करने का, और उसके कई सारे ढेर के ढेर होते हैं। उन ढेरों में से कई प्रति वर्ष लगभग 1 से 2 हजार बच्चे अंदर ढेर के अंदर ही मर जाते हैं, पता ही नहीं चलता। प्लास्टिक ऐसा बड़ा अभिशाप है। प्लास्टिक के लिए मैं अभी एक मूवमेंट भी चलाना चाहता हूँ इंडिया के अंदर। अगर जब प्लास्टिक की जो लाइफ होती है, एक प्लास्टिक का बैग हम थोड़ा सा छोटा सा पतला सा, लेकिन वो 300 साल तक उस हाइड्रोकार्बन, जो प्लास्टिक का जो ओरिजिन है, जो केमिकल है, वो इट इज हाइड्रोकार्बन, जो खत्म होता ही नहीं। और वो जैसे टूटता है या जो कहते हैं ना फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, तो वो या तो जमीन के अंदर जाएगा या समुद्र में जाएगा, दो ही जगह जाएगा ना। हवा में मिलेगा उसके पार्टिकल, तो वायु को भी प्रदूषित करेगा, जमीन को भी फर्टिलिटी उसकी खत्म करेगा, और पानी को प्रदूषित करेगा। पानी के अंदर जो जीव है वो उसके अंदर एक जरा सा भी चला गया तो वो भी खत्म। आप देखिए कि इसकी वजह से कितना हम खत्म कर रहे हैं। हम लोग, हमारे उसके अंदर मैंने बताया था अपरिग्रह का नियम है, भगवान ने दिया था। महात्मा गांधी ने भी कहा था भगवान सबकी जरूरत तो पूरे करता है, लेकिन आपकी नीड को पूरा करेगा, लेकिन आपकी ग्रीड को तो पूरा नहीं कर सकता। हम तो अब ग्रीड भी नहीं, अति लोभी हो गए, इंस्टेबिलिटी हो गई, हर एक के अंदर अति लोभ, लालच आ गई है। सो दिस इज टू मच। इसकी वजह से अगर आप जीडीपी देखें, जीडीपी तो कांस्टेंट अगर रहता पूरे वर्ल्ड के अंदर, यानी सोशियो इकोनॉमी बैलेंस रहती, तो सबसे अच्छी बात, सबसे अच्छी बात, इससे बढ़िया क्या हो सकता था। लेकिन कुछ लोगों के लोभ की वजह से पैसा कुछ घरों के अंदर ही रहने लग गया है। उनके घर के कमरे जो है, मैंने अपनी आंखों से भी, क्षमा चाहता हूं भगवान के वहां बैठा हूं, अपनी आंखों से भी देखा, कमरों के अंदर रुपये नोट जो थे सड़ भी गए, ऐसे भी हालात हैं। लेकिन अगर उसको दे देते, गवर्नमेंट को देते या दूसरे किसी काम में, अच्छे काम में देते, तो शायद हम सोशो इकोनॉमी को, मैं अब इस अपरिग्रह की बात को जरा एक दूसरे डेटा से जो यूनाइटेड नेशंस ने दिया और उससे बताना चाहता हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड वर्सेस जीडीपी, कार्बन डाइऑक्साइड पर कैपिटा, पर जीडीपी, पर एनम किस तरह से वेरी करती है। आप देखिए कि वो भी जो है, इसका अर्थ ये कि हम मनुष्य लोग जो है ये नहीं चिंता कर रहे, अपने लोभ लालच के अंदर, इस परिग्रह के अंदर इतने उलझ गए हैं कि उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो पूरे हमारे वायुमंडल में फैल रही है, और इस कार्बन डाइऑक्साइड का मैनेजमेंट करने के बारे में नहीं सोचते। डिस्कस करेंगे सभी देश मिलकर, खाएंगे पिएंगे मजे करेंगे। आई वॉज देयर इन मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट, इसरो की ओर से मैं भी गया था, बातें सब अच्छी हुई, साइन किए ट्रीटी पे, लेकिन फॉलोअप कहाँ हुआ? फॉलोअप कहाँ हुआ? पेड़ कहाँ लगाए? बल्कि पेड़ कटने और ज्यादा लगे। और इस CO2 के बढ़ने की वजह से मेरे एक स्टूडेंट ने अभी इसी पिछले महीने उसको PhD अवार्ड हुई है वहाँ गुजरात के अंदर। हमने, वो तो साइंस का था, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हमारे गुजरात के चारों तरफ, अगर आप गुजरात के होंगे तो बहुत सारे तो जानते होंगे, ओशियंस बहुत हैं वहाँ। कच्छ की साइड में पूरा पेनिनसुला है, तो हमारे जो कच्छ की साइड से भी लगता है, इधर साउथ में आओ तो उधर लगता है, उधर क्या बोलते हैं, खंबात जो एरिया है वहाँ हम बोलते हैं, वहाँ लगता है। लगभग 3 साइड से जो है समुंदर है। तो उन समुंदरों की स्टडी के लिए हमने वर्क किया, सैटेलाइट की इमेजेस से कई तरह का किया, डेटा अलग अलग तरह के काम किए।
गवर्नमेंट को तो पता भी नहीं था। तो मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। वहाँ जो खंबात की खाड़ी के वहाँ पे अंदर समुद्र में आज से 40 साल पहले तक भी एक गांव चौकड़ी करके गांव था, वो आबाद था, लोग रहते थे, अपनी खेती वेती भी करते थे, ला के बेचते भी थे इधर सब्जियां वगैरह, और काफी लोग थे वहां पर। और फार्मर्स ओरिएंटेड पूरा का पूरा जो है वो था। आज से 1978 से जो यूएस सैटेलाइट का डेटा उस समय था, और बाद में हमारे इंडियन सैटेलाइट से डेटा से। साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि वहां से इरोजन ऐसा हुआ समुद्र का कि उसकी जो चारों तरफ से जितनी उसकी बाउंड्रीज थी धीरे धीरे गिरने लग गई क्योंकि टेम्परेचर बढ़, और टेम्परेचर इसलिए बढ़ा कि वहां पर से लोगों को टेम्परेचर बढ़ा, समुद्र का जो तल बोलते हैं ना, उसका सी लेवल है ना, उसका फ्लोर जो बोलते हैं हमारी साइंस में, सी फ्लोर जो है वो बढ़ने लग गया। तो टोकड़ी विलेज का विलेज डूब इस 40 सालों के अंदर हम अपने देखते देखते। ये मैंने एक चीज है, ऐसा नहीं कि यहीं पर ही हुआ, कच्छ की साइड में कितने ही जो छोटे छोटे आइलैंड्स पे जो गांव थे खत्म हो गए, डूब गए। सरकार को पता ही नहीं है कि इतना सब कुछ हो रहा। सरकार सोई हुई, देश सोया हुआ लोग मर गए रातों रात पानी आ गया, बच्चे मर गए। कौन इसका जिम्मेदार? जिम्मेदार तो हम ही। हमने ही अपने जो आचार संहिता थी भगवान ने दी थी उसका पालन नहीं किया, और कार्बन डाइऑक्साइड हम बढ़ाते। वहां पूरा जो खंबात है पिछले 20 सालों के अंदर गवर्नमेंट ने पता नहीं क्या डिसीजन लिया, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लग, वहां से इतना कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो एमिशन होता है कि वो समुद्र जो है अब अपने उफान पे आ गए। टेम्परेचर देख, मेरे पास तो वैसे यहाँ पे 200 साल का सी सरफेस टेम्परेचर का डेटा था, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का डेटा भारत के अंदर पार्टिकुलर अभी 50-60 साल से ही अवेलेबल है। उससे पहले डेटा लिया भी नहीं जाता था, वो जो भी कारण रहे होंगे। लेकिन ये बताता है कि जैसे जैसे जो है कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती गई, रेड पॉइंट्स, रेड इज कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लू पॉइंट्स दैट इज सी सरफेस टेम्परेचर, वो भी बढ़ता है। और ये नहीं कि खंबात के वहां, सभी जगह। और फिर हमने स्टडी की कि इट इज एवरीवेयर, द स्टोरी इज एवरीवेयर। ये जो है पूरा वायुमंडल, कहाँ क्योतो के अंदर जो एग्रीमेंट हुआ था, कहाँ इकोलॉजी के संरक्षण की बात हुई थी, तो वो किया गया। अगर हमने दो तरह से कार्बन डाइऑक्साइड के मैनेजमेंट की बात बताई थी हमारे इंस्टीट्यूट में, कहा था कि एक या तो आप पेड़ लगाओ, पेड़ जो है तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेंगे और ऑक्सीजन देंगे भी, इमिट भी करेंगे, तो दोनों तरफ से फायदा। ये जो जितनी भी भूमि है उसका 5-10% तो रखो, बाकी पे इंसान को रहने दो। लेकिन नहीं हुआ, आज 2% पे भी हमारे जो है फॉरेस्ट नहीं है। दूसरा हमने ये सजेशन दिया था, ओशियन के जो जीव है, मछलियां हैं बड़ी बड़ी, उसको मारो ही मत। क्योंकि आपको शायद नहीं पता होगा, बहुत से आप में से पहली बार सुन रहे होंगे, मछली जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती है, फॉर योर इंफॉर्मेशन। और मछली की जो आयु है वो 50 साल से 500 साल, 1000 साल की होती है। और जितनी मछली बड़ी होती जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड का सेवन करके, और वो नीचे अंदर जमीन तक जाती है। जितना हिमालय ऊंचा है 7 किलोमीटर अल्टीट्यूड, उतना ही मैक्सिमम जो सी का जो तल होता है दैट इज अबाउट 7 to 8 किलोमीटर, वो इतना ही, दिस एंड दिस, ओके, अप्रोक्सीमेटली तो वो नीचे जाती है। और नीचे जमीन पर देखो भगवान की कुदरत का, हर एक जीव की कितनी महिमा, हर एक की भूमिका। आप ये मत समझो कि सूक्ष्म जीव है तो उसकी तो कोई औकात नहीं, वो कुछ हमारे लिए नहीं करता। अरे ऐसा होता तो भगवान ने क्यों कहा होता परस्पर उपग्रह जीवाना, दैट ये थोड़ी कहा होता। तो वो जो है हर एक की अपनी अपनी भूमिका है इस इकोलॉजी को बचाने के लिए। और वो वहां जमीन पे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ के आती है, वही कार्बन डाइऑक्साइड जमीन एब्जॉर्ब करती है, क्योंकि गीली होती है, ले लेती है। वो सैकड़ों, हजारों, लाखों साल तक अंदर जमीन में जाती है। वहीं से वॉल्केनो जब इरप्ट होता है तब हीरे, पन्ने, मोती, जवाहरात उस वॉल्केनो में से निकलते। कार्बन निकलता है ना, कोयला भी निकलता है, उसी से तो निकल के बाहर आता है। कौन सा? उस CO2 से जो मछली लेके जाती है। मछली की अपनी अहम भूमिका, उसी मछली को लोगों ने खाना शुरू, उसकी वजह से
अभी हम लोग इतनी मुसीबत में। मैं भगवान की वाणी के बारे में बात करता हूँ 10 मिनट के टाइम में, इट ओके? तो भगवान ने लेकिन कितनी बड़ी बात कह दी, मैं बहुत शॉर्ट में बात कहता हूँ। भगवान ने कहा आत्म प्रदेश से आकाश प्रदेश, चाहे वो भगवान ऋषभ देव का हो या भगवान महावीर की वाणी हो। तो फ्रॉम द सोल पॉइंट टू द स्पेस पॉइंट इट इज आवर ड्यूटी। और वहीं से आप जो है अगर श्रावकाचार का पालना करेंगे तो ही जो है आप अपनी आत्मा का आत्म प्रदेश को बचा पाएंगे। अगर आत्म प्रदेश को बचाएंगे तो आप आकाश प्रदेश को बचा पाएंगे। तो भगवान ने बहुत बड़ी बात कही थी, परमाणु के समान छोटा और सूक्ष्म कुछ भी नहीं, दैट इज द स्मॉलेस्ट, हमारा जो जैन परमाणु, डोंट गो टू द साइंस। और जो है अहिंसा आकाश जितना विशाल कोई और तत्व नहीं है। और इसी तरह से आत्मा का कोई भी जो चीज है, तो भगवान ने एक बड़ी बात कही थी, अहिंसा। अहिंसा से ज्यादा सूक्ष्म कहो तो वो कोई आत्म तत्व भी नहीं है। यानी आपको नॉन वायलेंस, इस पूरे श्रावकाचार के अंदर मैंने आज फोकस किया कि अहिंसा और अपरिग्रह पे ही ज्यादा, इससे अहिंसा से बढ़ करके कोई तत्व नहीं है जो इस पूरे आत्म प्रदेश से आकाश प्रदेश की स्टोरी को कनेक्ट कर सकता हो। ये मूल बात ये थी। इसको पूरे जो इकोलॉजी, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए भगवान ने क्या सूत्र दिए, तो मैं उन सूत्रों की बहुत संक्षिप्त में चर्चा करूंगा। कल ऑलरेडी मैंने ये कह दी थी, परस्पर उपग्रह जीवानाम मीन्स हम सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, हम सब एक दूसरे के सहयोगी हैं। अफ्रीका में बल्कि जाऊं तो बल्कि मेरे को कहते थे ऐसे पांव को ऐसे करके, आपकी वजह से मैं, क्या कहते हैं, आपकी वजह से मैं इस धरती पर जीवित हूं। यानी हर एक जीव के लिए कि आप हैं तो हम हैं, हम भी कहेंगे हम हैं, आप हैं, आपकी वजह से हम भी हैं, मीन्स वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड। एक माइक्रोब्स एक इंद्रिय जीव है, वहां से लेके पंचेंद्रिय जीव सब एक दूसरे के सहयोगी हैं, एक दूसरे के कंटेम्परेरी हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। ये सब चीज भगवान ने कही, इसलिए सबका सम्मान करना जरूरी है, सबकी सुरक्षा करनी जरूरी है। अगर हम ये कर पाए तो हम न केवल इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो हो रहा है उसको बचा पाएंगे, बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस हो रहा है उसको बचा पाएंगे, बल्कि जितनी भी अलग तरह के जो क्लाइमेट के जो चेंज हो रहे हैं नेचर को, उसको जो है बचा पाएंगे। कई सारी जो है इसकी वजह से जो है प्रमोशन मिलेगा, जैसे पीस, शांति लाने के अंदर, हार्मोनी लाने के अंदर, इक्वेनिमिटी लाने के लिए, क्योंकि परस्पर उपग्रह जीवानाम लॉज ऑफ नेचर का एक नियम है, वो इक्वेनिमिटी का है, सब बराबरी के हैं, ऐसा हमको मानना चाहिए। डॉक्टर जो एल.एम. सिंघवी साहब जो एम्बेसडर थे, तो उन्होंने को जब कहा गया था कि आप जैन डॉक्ट्रिन, तो उन्होंने नेचर के ऊपर जो डॉक्यूमेंट दिया था उसमें भी ये बातें सब कही गई। मैं अहिंसा की जरा सा विशेष करके कहा था कि इस इन्वायरमेंट को, इकोलॉजी को बचाना है या जीव को बचाना है, इस पूरी प्रकृति को, इस ब्रह्मांड को बचाना है, तो अहिंसा का जो है वो स्वरूप हमको पहचानना होगा। अहिंसा के कई स्वरूप हैं, लगभग मैंने बताया 18 एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन एक श्लोक, जब महाभारत का युद्ध तो हो गया, हिंसा हो गई, 120 करोड़ लोग मर गए, तब जाके फिर ये श्लोक लिखा गया। ऐसा नहीं कि भगवान महावीर ने अहिंसा शब्द काम में लिया, उससे पहले अहिंसा का शब्द नहीं था, और बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन पालना नहीं की। भगवान महावीर ने जब बात कही तब पालना हुई, और महात्मा गांधी ने जो है इसको अपने इस काल के अंदर प्रैक्टिसिंग में लाए और पूरे विश्व को बहुत बड़ा संदेश दिया। मैं ये पढ़ना चाहूंगा, मुझे आप इजाजत दें महाराज साहब। अहिंसा परमो धर्मस्य अहिंसा परमो दमः, सबसे अगर विश्व के अंदर कोई धर्म है, अहिंसा ही जो है वो सबसे बड़ा धर्म है। अहिंसा सबसे बड़ा पावरफुल चीज है। अहिंसा परमो दानम अहिंसा परमो तप, अगर सबसे बड़ा, अगर किसी को दान ना दें लेकिन आप अहिंसा की ही संदेश पहुंचा दें या हिंसा ना करें, तो उससे बढ़कर कोई दान नहीं है। अहिंसा जैसा कोई मेडिटेशन, तप, तपस्या उसके बराबर। लोग कहते हैं मैं वहां जाके क्या करूंगा, मैं तो एक ही प्रिंसिपल को अगर फॉलो कर लेता हूं, दैट इज नॉन वायलेंस, उसको भी प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि वो उससे बड़ा तप और कोई तप नहीं है। अहिंसा परमो यज्ञस्य अहिंसा परमम द्वलम
अहिंसा परमम मित्रम, अहिंसा परमम सुखम, अहिंसा परमम सत्यम, अहिंसा परमम शरुतम, शरुतम इज टीचर। तो इस तरह से जितनी भी चीजें जो हैं इस अहिंसा से, अगर आप कोई कितने तरह के यज्ञ करो, विधान करो, ये करो, इतना ज्यादा अगर आपके दिल में से हिंसा तो रह गई, घमंड रह गया, प्रचंड क्रोध रह गया, आपके अंदर अभिमान रह गया, तो कोई फायदा नहीं। उसके बजाय ये कि आप केवल एक ही व्रत ले लो कि मैं अहिंसक बन जाऊं, आज से मैं नॉन वायलेंस को जो है उसी को प्राथमिकता दूंगा। तो उससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं है, उससे बड़ा कोई जो है आपके अंदर जो है डिग्निटी पावर नहीं आ सकती है। उससे बड़ा, इससे अहिंसा से बढ़कर कोई बड़ा फ्रेंड नहीं है, अहिंसा से बढ़कर कोई प्लेजर नहीं है, अहिंसा से बढ़कर कोई सत्य नहीं है, अहिंसा से बढ़कर कोई टीचर नहीं है। क्योंकि अहिंसा के सेंट्रोइड, अहिंसा जो है उसके केंद्र में ही भगवान ने कह दिया था कि क्षमा उसके सेंटर में है। और भगवान ने पहले ही कह दिया था कि अहिंसा का अर्थ ही अंदर उसके सेंट्रोइड में सत्य छुपा हुआ है। इसलिए सत्य और क्षमा जो है वो उस अहिंसा की ही जो है कंपोनेंट्स हैं। अहिंसा से बढ़कर और कोई धर्म नहीं हो सकता। अहिंसा को फॉलो करने से केवल जो है हम कार्बन डाइऑक्साइड कम कर लेंगे ऐसी बात नहीं है, पूरे के पूरे एनवायरनमेंट को, पूरी इकोलॉजी को हम बचा सकते हैं और इस तरह से हम बहुत बड़ा एक संदेश पूरे विश्व को दे सकते हैं। दूसरे जो हमारे श्रावकाचार के अंदर जो मैंने कही बातें, जो अपरिग्रह की और अचौर्य की जो बातें हैं, तो वो इस पूरे पर्यावरण को बचाने के लिए लोग चोरी छुपे पेड़ काट, डाले काट के ले जाते हैं। लोग जो है परिग्रह करने के लिए लॉकर्स कम पड़ गए, मैंने आपको बताया, मकान के अंदर कुछ कमरे और फिर जमीन के अंदर तक रखने लगे। सर मैं आपको एक छोटी सी बात शेयर करूंगा, कहने की तो बात नहीं है, लेकिन जब मैंने पहली बार, मैं यंग था, तो एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था। लोग धन रखते हैं ना अंदर, सोने चांदी पैसे वैसे को दीवार में रखते हैं जमीन के अंदर, तो डिटेक्ट करने के लिए वो, मतलब आप दूसरों को मत कह देना प्लीज। तो वो जब इंस्ट्रूमेंट बनाया तो बहुत पॉपुलर हुआ। तो लोग जो है रखते थे, तो फिर पकड़ा जाते थे। जब इनकम टैक्स की रेडें पड़ती है ना, तो वो लोग इंस्ट्रूमेंट ये लेके जाते थे। दिस इज स्टोरी लॉन्ग बैक व्हेन आई वाज प्रीटी यंग। तो फिर जो है तो उसको खत्म करने की, उसकी जो वेव्स जाती थी ना, तो उसको रोकने के लिए दूसरे इंस्ट्रूमेंट लोगों ने बनाए। वो भी साइंस वालों नहीं बनाए होंगे, इंजीनियर वगैरह। तो फिर मेरे को लगा कि ये तो मेरा भी बाप निकला, मुझे उसका अब दादा बनना पड़ेगा। तो मुझे तो फिर, जैसे मैंने आपको बताया, इंफ्रासोनिक वेव्स, भगवान ने कितनी बड़ी ताकत दी है ना। तो ये इस तरह से तो लोग जो है परिग्रह का, लेकिन इतनी परिग्रह जिसकी कोई सीमा नहीं। यहाँ पर भी है बिलियंस ऑफ डॉलर्स, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स वाले लोग बैठे हुए। तो जब तक हम इस पे लिमिट नहीं लगाएंगे, तो यानी मैं खाना तो वही वही 2 या 3 रोटी से ज्यादा तो खाने वाला ही नहीं हूँ, सुबह हो या शाम हो। तो दिस समथिंग हैज टू बी अंडरस्टूड। और चोरी करने की बात है, तो इससे जो है हम लोग जो है अपने पर्यावरण को और सोशियो इकोनॉमी को बहुत आघात पहुंचा रहे हैं। और दूसरा जो नियम है, जो संयम रखने की, ब्रह्मचर्य का जो है, शुचिता, ये जो चीजें थी वो खत्म। अभी मनुष्य के अंदर संयम जो है, पैशंस और जो रिस्ट्रेंट रखना चाहिए ना, वो संयम नहीं रख पा। व्रत लिया लेकिन उसको फॉलो अप और प्रैक्टिसिंग बराबर नहीं करे, ब्रह्मचर्य, कैलिवेसी वगैरह, शुचिता, ये सब नहीं कर पाएंगे। उसकी वजह से सोशल पॉल्यूशन जो है और कल्चरल पॉल्यूशन, ये सब उसकी वजह से। एनवायरनमेंट केवल एक ही यही नहीं, मैंने आपको बताया था, हमारी धरती के ऊपर तो सोशियो इकोनॉमी वाला ही नहीं, सोशियो कल्चरल पॉल्यूशन भी बहुत हो गया है। तो ये जो सबको इम्प्रूव करने के लिए इसका जो है हमारे श्रावकाचार के अंदर इसकी बातें कही गई हैं। और ये नहीं करने की, या इनको नहीं करने दो, लोग घमंड में आ जाते, ईगो आ जाता है, प्राइड आ जाता है, और अहंकार और क्रोध तो पूछो मत, इतना है कि बस बात बात के अंदर अहंकार में आदमी आज जो है लोगों को मार तक देते हैं, कुछ कुछ पैसों के लिए तक भी मार देते हैं। तो इनकी वजह से क्या क्या इम्प्रूवमेंट हम इस सोसाइटी के अंदर कर सकते हैं, तो ये इनके लिए, लेकिन सबसे ज्यादा जो आवश्यकता है वो संयम, ब्रह्मचर्य और शुचिता के लिए, वो मेडिटेशन। और इस, जब मेडिटेशन के कई सारे रूप हैं, वो महाराज साहब आपको बताएंगे, कई सारे हमारे मेडिटेशन
मैं तो देख के आया हूँ साउथ अमेरिका में, अफ्रीका के अंदर। हमारे यहाँ तो अभी अरे ध्यान केंद्र ऐसे जमीन के अंदर बनाए हैं, हमारा जमीन के अंदर ध्यान केंद्र, और कई कई दिनों तक बैठ करके साधु वगैरह जो है वो ध्यान में रहते थे। अभी भी हमारे यहाँ तो गुफाएं तो आपने सुना ही होगा, हमारे गुफाओं का कल्चर है, उसमें बैठ करके जो है ध्यान लगाते, तपस्या की जाती थी। तो दूसरा जो है वो हमारे यहाँ जो है अनेकांतवाद की बात कही थी। वो ये कहा गया कि आप कोई भी सत्य है, अगर आप मेरे सामने बैठे हुए हैं तो मैं जो देख रहा हूं उसी को मैं सत्य नहीं मान ले सकता। वो मेरे पर्सपेक्टिव, मेरे व्यू पॉइंट से इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर मिला करके, और ऊंचाई जो है इसके अंदर। लेकिन अगर मैं बाहर से देखूं तो क्या यही सत्य इसी एंगल से रहेगा? नहीं रहेगा। तो अलग अलग जगह से, अलग अलग व्यू पॉइंट से अलग अलग ट्रुथ होता है, लेकिन कोई भी चीज हो उसका परम सत्य एक ही होता है, और दैट इज ओनली कैन बी ऑब्जर्व बाय केवल ज्ञानी साइंस का जो दर्शन होता है। इसलिए भगवान ने कहा कि तुम किसी भी चीज को जो है वो सत्य उस व्यू पॉइंट पे मत मान लो, क्योंकि हमेशा द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव में परिवर्तन होता ही रहता है, पर्याय में परिवर्तन होता है। जब एक व्यू पॉइंट से आप दूसरे व्यू पॉइंट में जाएंगे तब तक तो परिवर्तन भी हो जाए। इसलिए परिवर्तन की बात कहा तो वहीं पे जो रिलेटिविटी हो जाती है तो उसको स्याद्वाद कहते हैं, एंड नंबर ऑफ व्यू पॉइंट्स जो है उसको ही नया बोलते हैं हम लोग। तो इस पे डिटेल में कभी और बात होगी। मैं कंक्लूजन के रूप में सिर्फ इतनी ही बात कहूंगा कि जो हमारा एंथ्रोपोलॉजिक पॉइंट ऑफ व्यू देखने का कंसेप्ट होता है उसको छोड़ना पड़ेगा। हमको वास्तव में सेल्फ सेंट्रिक भी नहीं होकर के इको सेंट्रिक जब तक नहीं होंगे, इकोलॉजी को अपना माँ बाप नहीं समझेंगे, अपना भगवान नहीं समझेंगे, इस प्रकृति को ही हम कुदरत नहीं समझेंगे, तब तक हम अपने इस प्रकृति को बचा नहीं सकते। इसलिए सबसे पहले इस मदर अर्थ को, हमारी अपनी धरती माँ को, अपने पिता आकाश को अगर बचाना है, हमको जो है इको सेंट्रिक, हमारे जैन धर्म का जो श्रावकाचार है उसकी पालना पहले हमको करनी होगी, और हमारे श्रावकाचार को, हमारे धर्म के जो नियम है, भले धर्म को न लेके जाए लेकिन इस जो नियम है, आचार संहिता, इसके कोड्स ऑफ कंडक्ट है, उसको दूसरे अजैन लोगों के बीच में भी लेके जाना पड़ेगा। जितना हो सकता है उतनी हमें कोशिश करनी पड़ेगी, हमारे धर्म को नहीं लेकिन धर्म की जो प्रभावना है उसको ले जा करके प्रत्येक जन जन तक पहुंचाना होगा। इसीलिए मैं बार बार ये भी कहता हूं कि कहीं मनुष्य इस धरती को अपनी बकौती ना समझ ले कि ये मेरी ही जो है संपत्ति है, ये तो कई सारे असंख्यात जीवों की प्रॉपर्टी है। इस पे माइक्रोब्स भी है तो वहां मैक्रोब्स भी। आप सबने ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत आशीर्वाद। कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारी वजह से हम जिसकी औलाद हैं, हम जिसकी औलाद हैं, आज की तारीख में हालात ये हो गए हैं, हमारे ही पूर्वज अपनी औलाद के लिए हमसे भी, प्लीज सेव माय चाइल्ड, ऐसा ना हो जाए। प्रकृति को बचाना हमारा कर्तव्य है। आप सबको बहुत बहुत आभार। इच्छा में दुक्रम कोई शब्दों में गलती हुई है मुझे क्षमा करें, और आप सभी को जो है बहुत बहुत आभार, आपने सुना, धन्यवाद। और मेरा इस मैसेज को पूरे विश्व में पहुंचा, ये आपको प्रतिज्ञा लेनी होगी। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, आप सभी मेरे एम्बेसडर्स हैं। यू ऑल आर माय एम्बेसडर्स, एंड इट इज ड्यूटी ऑफ ऑल एम्बेसडर्स टू टेक दिस मैसेज एंड स्प्रेड ऑल ओवर द ग्लोब। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मैं ले सकता हूँ, मैं जिसके भी क्वेश्चंस हो, इसको मैं नीचे करूं, पीपीटी, ये पीपीटी बंद कर दूं? नहीं, वो तो मैं यहीं से शेयर। पहले आप में से भी किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। आप भी कर सकते हैं, जो ऑनलाइन है वो भी प्रश्न कर सकते हैं। एक मिनट में सवाल अनम्यूट कर देती हूँ। अब किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्रोफेसर राजवीर जी जैन जो है वो आंसर देंगे। अब तक आपने जो कुछ सुना है और काफी उन्होंने साइंटिफिक डेटा आपको बताया है कि किस तरह से
जो कुछ भी हमारी लाइफ स्टाइल जिस तरह से चेंज हुई है या हमने जैन आचार को जिस तरह से पालन करना चाहिए नहीं किया, उसका परिणाम किस रूप में आ रहा है, हमारा अस्तित्व किस रूप में खतरे में है, इससे हम किस तरह से अपने आप को मुक्त कर रख सकते हैं, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वर्तमान की जो जीवन शैली है उसमें आप क्या, आपका नहीं क्या प्रॉब्लम है कि उसको फॉलो करने में कहाँ क्या दिक्कत आ रही है, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं इससे संबंधित यहाँ भी बैठे। अच्छा सुनाई, सबको सुनाई दे रहा है? हाँ सभी को सुनाई दे रहा है ना? किसी को अगर कोई क्वेश्चन है तो 5 मिनट का टाइम है, इसके बाद में हाँ अच्छा तो शिल्पा वंदामी नमस्ते समरी जी। हाँ आप करिए हाँ हाँ बहुत अच्छा, प्रोफेसर ने अच्छा समझाया, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन था वंदामी। और एक बात जो उन्होंने समझाई ना कि यहाँ पे ये सब जो चल रहा है राइट, कि यहाँ के जनरेशन को वही सिखाया जाता है बाहर, और डॉक्टर और कि लाइक प्रोटीन खाने के लिए लाइक मीट खाना, और प्रोटीन के लिए करो वो करो। तो हमारे ये नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम क्या करें कि वो वही डायरेक्शन में ना जाए, उनको ये अपने जैनिज्म का सच्चा जो प्रिंसिपल है वो समझ में आए, उसके लिए हमको क्या करना चाहिए वंदामी और प्रोफेसर जी? जी जी मैं जहाँ तक आपकी बात क्वेश्चन को समझा कि यहाँ प्रोफेसर जी आपका म्यूट हो गया है। हाँ मेरा देखिए, मैं आपके प्रश्न को जो समझा तो ये कि ये ज्यादा रिकमेंडेशंस दी जाती हैं, बल्कि कोरोना से पहले तो और भी ज्यादा रिकमेंडेशन दी जाती थी कि आप ये नॉन वेज खाइए या ये चीजें खाइए एक्सेट्रा। वेजिटेरियन खाने के ऊपर लोग कम फोकस करते थे, यहाँ तक कि हमारे डॉक्टर्स भी जो है, जो जैन डॉक्टर्स तो नहीं कहूंगा, हमारे डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हुए भी हैं, लेकिन दूसरे जो है वो नॉन वेज खाने के ऊपर ज्यादा फोकस करते। देखिए, अभी तो आज मैंने आपको ये स्पष्ट बताया कि लेकिन कि नॉन वेज खाने से न केवल हमको शारीरिक नुकसान स्वयं को है, बल्कि हमारी प्रकृति को कितना नुकसान और हो। अभी कोई कहे तो उसके साथ सबसे पहले तो हमको डिस्कस करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, और जो है ये भी पूछना चाहिए कि आप साइंटिफिक डेटा से प्रूव कर सकते हैं क्या, ये उसको पहले पूछो। क्या आप साइंटिफिक डेटा से या रिसर्च पेपर्स हैं जिसके बेस पे आप ये हमको रिकमेंडेशन दे रहे हैं? या दूसरा क्वेश्चन आप क्रॉस क्वेश्चन भी करिए कि क्या वेजिटेरियन खाने वाले सब मर गए या उनकी उम्र कम हो गई? हाँ ये जरूर है कि हम पहलवानी में शायद कुश्ती लड़ने नहीं जाते होंगे या ये नहीं करते होंगे, बट बेसिकली ऐसा कुछ भी जरूरी भी नहीं है। लाइफ को एक अच्छी तरह से सुचारू रूप से वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में चलाने के लिए तो डिसिप्लिन जरूरी है, और ये डिसिप्लिन का नाम ही कोड्स ऑफ कंडक्ट या श्रावकाचार जो है वो बताए। आप जो भी कोई भी करता है हमारी, और दूसरी बात ये, कम से कम हम अपने घर के अंदर, हम अगर अपने घर को संभालेंगे तभी दूसरे के घर को संभालने का उपदेश दे सकते हैं। तो अपने घर के अंदर संस्कार आपको डेवलप करने होंगे। अपने जो बच्चे हैं, पोते पोती हैं, वहां तक भी आपकी जिम्मेदारी, हम अपने इस श्रवकाचार को, अपने नियमों को या इस कोड्स ऑफ कंडक्ट को लेके जाए। जब वो पूछे, आज की जनरेशन, जैसा मैंने बिगिनिंग में कहा था, वो तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो तो जो ये तड़क भड़क की जो चीजें हैं, अट्रैक्टिव चीजें, उसको ही एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जब आप उसको साइंटिफिक बेसिस पे समझाएंगे, जैसे मैंने आज कोशिश की है एक छोटी सी, तो उस साइंटिफिक बेसिस पे अगर आप बच्चों को, जो युवा हैं विशेष करके 10 साल से 20 साल के बीच के, उनको समझाएंगे तो वो जरूर एक्सेप्ट करेंगे। और अगर वो एक बार एक्सेप्ट कर लेते हैं मैडम, तो आप ये विश्वास करिए,
वो जो उम्र है वो हमेशा पूरे लाइफ लॉन्ग वो अपने अंदर का जो है अंडरस्टैंडिंग है उसको चेंज वो लोग नहीं करते, उसको बराबर उसको फॉलो अप करते। इसलिए हमें अपनी जनरेशन को जो है सही उपदेश देने की जरूरत है। मैं तो चाहता था कि आज जो है मेरी ऑडियंस में महाराज साहब को भी हमेशा ही कहता हूँ, लेकिन होता क्या है कि कहीं पे भी ऑडियंस हो तो 50 साल से ऊपर के ही लोग आते। आपके यहीं की नहीं है, इंडिया में तो बल्कि 70 साल से ऊपर वाले ही आते। तो युवा जो है, लेकिन उनको मैं लेक्चर्स देता हूँ और वो जो है, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। महाराष्ट्र के अंदर हमारे जैन, किसी का पंथ का नाम नहीं लेता, हमारे जैन इतने बिगड़ गए कि 2% से 25% बच्चे शराब और नॉन वेज खाने लगे, 25%। और फिर पूरा एक वहां के जो बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने ये बात व्यथा बताई। मैंने इसको एक अभियान, एक मिशन के रूप में ले लिया, अकेले तो मार डालेंगे तो मार डालेंगे, लेकिन जब पूरा गांव गांव के अंदर जा करके मैंने ग्रंथ जो बुक लिखनी थी उसको डिले कर दिया और ये गांव गांव में जा करके लेक्चर्स दिए, समझाया, सारी बात जब साइंटिफिक कॉलेजों में जा करके, स्कूलों में जा करके, बाहर जो बेचने वाले लोग थे उनके ऊपर केस लगा करके आप देखेंगे कि वो 25% को वापस 8 से 9% लेके आया। यही एक छोटी सी भी लेकिन बहुत बड़ी उपलब्धि ये घर घर में हमको करनी जरूरी है। जब तक हम मशाल जो है, यानी कहते हैं ना उजाला दो तरह से किया जा सकता है, एक तो आप बहुत बड़ी बड़ी मशाल लगा दो, या दूसरा जो तरीका है वो छोटे छोटे जो दीपक हैं वो करोड़ों की तादाद में दीपक लगा दो तो भी उजाला हो सकता है। सो हमको दीपक जो है वो जलाने ही पड़ेंगे। एक डॉक्टर का प्रश्न है, वेरी गुड क्वेश्चन। Have the infrasonic waves been measured and shown, or is this your theory? Both. It is a theory as well as has been measured also. और वो जब अपन कर्म सिद्धांत की बात करेंगे तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन वो शायद अपन कल करने वाले हैं। आज शाम को तो मैं जैसा महाराज साहब ने आदेश दिया है अष्टापद दिखाना है, अष्टापद की बात करूंगा, क्योंकि लोगों में मेरे पास भी बहुत आपके यहीं से ही बहुत वो हो गया है, तो अष्टापद का बात करेंगे। कल सुबह जो है स्पेस एंड टाइम के बारे में बात कर लेंगे और फिर कर्म सिद्धांत की बात करेंगे। लेकिन हर एक चीज को जो है एक एक टॉपिक पे दो दो तीन तीन लेक्चर थे, उसको मैं अब शॉर्ट में कर रहा हूँ। जैसे आज अभी ये जो है मैंने रात को बैठ करके 2-3 बजे तक इसको शॉर्ट कर दिया, क्योंकि बहुत सारी चीजें हटा देनी पड़ती है, क्योंकि आपके यहाँ टाइम जो है 1 घंटे का था, तो मैंने 1 घंटे में जितना कह सकता था। मैं डॉक्टर साहब से भी अनुरोध करूंगा कल रात का जो है कर्म सिद्धांत का सुने, वो राजन वेव्स जो हैं, व्हाट आर दोज वेव्स एंड हाउ दे वर्क। लेकिन वो शायद मेडिकल डॉक्टर हैं, तो मैं कोशिश तो करूंगा, लेकिन अगर फिजिक्स के जो हैं थोड़ा साइंस के तो लोग होते ही हैं कुछ कुछ, तो वो समझने की कोशिश जरूर करेंगे। So thank you very much, Professor Rajneet Jain has presented his talk, क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आवाज आ रही है? अच्छा, और कोई क्वेश्चन है? मैं हाँ बोलिए। मेरा नाम भावना है। मेरे को क्वेश्चन है कि पहले के जमाने में वो हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स एंड सबका कितना यूज होता था, तो आज मींस नहीं सुनाई देता। मुझे आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आवाज तो कुछ कुछ आ रही है बट मेरा क्वेश्चन ये है कि पहले के जमाने में हॉर्स एलिफेंट्स वो सबका बहुत यूज होता था काम में एंड हाँ, तो अभी क्या हो रहा है कि वो सब की संख्या कम हो रही है बिकॉज ऑफ उसका कुछ यूज नहीं है मीन्स, तो उसके लिए ऐसा लगता है कि ये पूरा खत्म ही हो जाएगा मीन्स, तो उसका यूज बढ़ाने के लिए कुछ कर सकते हैं तो एनिमल टिक सकता है जमाने में। नहीं, मैं समझ गया हूँ आपके प्रश्न को। मैं इसको 2 भाग में डिवाइड करता हूँ मैं आपको जवाब देने के लिए। एक तो मैंने आपको शुरू में आपको ये ध्यान हो तो हम जो ये एनवायरनमेंट में जो डिग्रेडेशन यानी
खराबी हो रही है, तो एक लिविंग प्लानट इंडेक्स की बात कही थी, जिसमें वाइल्ड लाइफ, जिसके अंदर ये जंगली हाथी भी होते हैं, जंगली घोड़े भी होते हैं, शेर, चीते वगैरह, यानी सभी तरह की जो होते हैं वो तो उनकी संख्या ही हमने मार के खत्म कर दी। हमने जो जानवर, जो बड़े बड़े पंचेंद्रिय बड़े जो जीव थे, उनकी संख्या कम की। ये तो एक कारण है कि जिसकी वजह से अब हमारे पास इतने उपलब्ध नहीं। आपको याद हो, जो अच्छा घोड़ा हमारे काम में आते थे, मेरे घर में भी था उस जमाने में, और यहाँ तक कि मैं स्कूल भी जाता था, तो वो जो है घोड़ा 50 रुपये के आसपास का था, अभी 5 लाख रुपये। तो ये जो है तादाद कम होने से अच्छे घोड़े नहीं मिल रहे इत्यादि, तो अच्छे जानवर नहीं मिल रहे, क्योंकि उनको तो हमने खत्म कर दिया। लेकिन दूसरी ओर मैंने आपको बताया था कि हमारी अभी प्रवृत्ति जो हो गई है वो फास्टनेस की है। काम कितना जल्दी हो सकता है और कितना धन संग्रह कर सकता हूँ, संचित कर सकता हूँ, परिग्रह की भावना आ गई है। और इस परिग्रह की भावना के पीछे क्रोध और घमंड, अभिमान, ये सब चीजें भी आ गई हैं। तो आप देखिए कि आदमी तो, अब घोड़े पे बैठ के कौन जाना चाहेगा जब हेलीकॉप्टर अवेलेबल है ना, या एयरक्राफ्ट अवेलेबल है। तो आज दूसरा, पहले जमाने में चिट्ठी वगैरह लिख करके ने संदेशा भेजते थे, अभी तो मोबाइल हाथ में ही रहता है। सो फास्टनेस जो बोलते हैं वर्ड के अंदर, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम जो है, वो फास्टनेस जो आई है, वो उसकी वजह से जो है हिंसा भी बढ़ी, उसकी वजह से हिंसा बढ़ी। बल्कि इसको मैं कुल मिला के जो अपने धार्मिक शब्दों में कहूँ, तो जैन धर्म जो है वो निवृत्ति की बात करता है, जबकि दूसरे धर्म, मैं किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन दूसरे धर्म और इंसान वो प्रवृत्ति की बात करते। सो इट इज अ फाइट बिटवीन प्रवृत्ति एंड निवृत्ति, एक तरह से आप ये कह सकते हैं। तो जब तक निवृत्ति की बात नहीं होगी, तो हमारा एनवायरनमेंट, हमारी इकोलॉजी, जो हमारा समन्वय जो है प्रत्येक जीव के प्रति, वो नहीं हो सकता है। लेकिन भगवान ने इसीलिए हमको महाव्रत नहीं दे करके अणुव्रत के, आपको अपना भी परिवार चलाना है, अपना घर संसार चलाना है और देखना है, तो अणुव्रत की तरफ हमको श्रवकाचार्य ने दिया। तो हम जो है बैलेंस बना के चलना है। लेकिन जो आपका प्रश्न है कि क्या ऐसा जीवों का उपयोग किया जाए, तो जीवों का उपयोग भी हमारे धर्म में, वह दूसरों की बात नहीं, हमारे धर्म में तो पशु के ऊपर इस तरह का अत्याचार माना जाता है, तो वो भी अलाउ नहीं है। और इस तरह की रिकमेंडेशन अब इस युग में 21वीं और 22वीं सदी के अंदर मैं भी नहीं करना चाहता कि आप मैं तो पशु को मारने की बात, उसको पीड़ा तक पहुंचाने की बात नहीं सोचता। तो अभी वापस पशु के उपयोग की बात नहीं, पशु को बचाने की बात हमें करनी। सादर जय हिंद। और कोई, आपका समय हो रहा होगा नहीं, और भी कोई प्रश्न है? मैं तो तैयार बैठा हूँ। अगर किसी के कोई प्रश्न है तो प्रोफेसर राजमल जी जैन इज रेडी टू आंसर, किंतु टाइम जो है वो अब हो चुका है। कोई लीव करना चाहे तो करे, और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। आपको भेज सकते हैं। पूरा जो प्रेजेंटेशन किया था, उसके सेंटर में है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का जो बैलेंस है वो कैसे पूरा हिल गया है 1970 से लेके या 21st सेंचुरी में, ये सब आपने सपोर्टिंग एविडेंस के साथ लिखा है जी। उसके हिसाब से मेरे दिमाग में ये सोच आई, ये जैसे जैसे बढ़ता गया, हमारा पॉपुलेशन भी वर्ल्ड में बढ़ता गया, कोई भी बढ़ता है, तो इसको वापस लाने के लिए जो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है ह्यूमन बीइंग, उसी को कम कर दो, तो इतना सारा सब कुछ जो हो रहा है वो अपने आप कम हो जाएगा। ये सारे इंडिया के अंदर दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। हर एक कंट्री को देखना चाहिए भाई, हर एक घर के अंदर, हर एक बिल्डिंग के अंदर 2 से ज्यादा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ भी। उसके ऊपर अगर सारी गवर्नमेंट काम करें तो अपने आप इकोसिस्टम बैलेंस में आ जाएगी।
That is human. If you are impacting human being, and the more the human beings, the more the ahimsa. Because everybody इतना प्लास्टिक बनेगा, इतने जानवर कटेंगे, इतना ये होएगा, इतना वो होएगा, ज्यादा उत्पादन करने की जरूरत पड़ेगी, ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमारा पॉपुलेशन ही इतना हो रहा है, नहीं डेवलपमेंट जैसे आपने बताया, तो इसमें कोई कम करने की सोचनी चाहिए सब गवर्नमेंट को कि कैसे भी करके पॉपुलेशन घटाओ, और नहीं घटेगा तो कोई लाभ हो। तो जैसे अमेरिका ने किया था वो जापान में। You are finished? आप क्या सोच रहे हैं कि देश जितने भी हैं वर्ल्ड में 70 to 80% देश इसी लाइन पे काम कर नंबर 1 कर रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन पॉपुलेशन अभी ऑलरेडी ही लगभग 700 से 800 करोड़ के आसपास इस धरती पे 1000 करोड़ लगभग जाएगी, तो कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है हमको ह्यूमन बींग्स को मारने काटने की। वो मार काट रहे वो तो एक अलग इश्यू है, आतंकवाद वगैरह, लेकिन ये नेचर जो है प्रकृति वो स्वयं ही जो है अपने आप निर्णय लेती है कि मुझे क्या करना। आप समझे कि महाभारत का जो युद्ध हुआ था, तो क्या महाभारत 120 करोड़, कैन यू बिलीव, और सिर्फ एक औरत। अगर द्रौपदी अकेली ये सोच लेती कि मेरे शब्द जो निकले वो गलत है और मैं क्षमा मांग ली, इच्छा में दुक्रम कर लेती ना महाराज, तो पूरा महाभारत बच सकता है सिर्फ एक औरत की वजह से, जो है जिसको कहो उसका अभिमान कहो या उसकी आकांक्षाएं कहो या जो भी, मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेट अस नॉट गो इनटू अनदर रिलीजन, लेकिन वो होना ही था। धरती के ऊपर बोझ बढ़ा था बहुत, लेकिन उसके अंदर आप समझोगे 120 करोड़ लोग मरे तो कितने एक इंद्रिय जीव असंख्यात इनफाइनाइट नंबर ऑफ उसके अंदर मर गए होंगे, और कितने तो इनोसेंट बच्चे मर गए जिनका तो उससे कोई लेना देना नहीं था, ना तो द्रौपदी से लेना था ना महाभारत के युद्ध से लेना था। तो वो सबके सब वो तो क्योंकि कर्म सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ कर्म केवल हमारे पे ही लागू होती है ऐसा नहीं, वो सबसे बड़ा सिद्धांत है। एक पॉइंट बता रहा हूँ फिलहाल तो मैं आपको। दूसरा कि आप जो कह रहे हैं वो रिकमेंडेशन यूएनओ सैकड़ों बार हर देश को दे, सैकड़ों बार ये मतलब एडवाइजरी जाती ही है। कई देश फॉलो करते हैं, कोई देश फॉलो नहीं करते, कुछ रिलीजन फॉलो करते हैं, कुछ रिलीजन फॉलो ही नहीं करते, कुछ संख्या घटाने में लगे, कुछ संख्या बढ़ाने में ही लगे। आप किसी के ऊपर भी कोई भी गवर्नमेंट कोई जबरदस्ती नहीं करती, बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर। देखो हमें हर एंगल हर पर्सपेक्टिव सोचना पड़ता है कि हम क्या बात कहना चाहते हैं, लेकिन बाकी जो चीजें हैं, अगर ह्यूमन बींग्स में कहूं कि अभी इससे और ज्यादा 100 करोड़ बढ़ जाए, 700 800 900 भी हो जाए, लेकिन अगर हम ये श्रावकाचार, मैं आपको गारंटी देता हूँ, आई कैन गिव एन एफिडेविट राइटिंग, अगर ये सब जितने 800 करोड़ लोग श्रावकाचार का फॉलोअप करना शुरू कर दें, प्रैक्टिसिंग कर दें, आपकी वैसे इस पूरी इकोलॉजी को कुछ नहीं, बल्कि कोई गरीब ही नहीं, कोई डिफिकल्ट नहीं है। जितना ह्यूमन बींग्स को मारकाट करने के बजाय वो करना ज्यादा आसान है। नोट अंदर आप समझिए, नोट कमरे के अंदर डॉलर्स जो हैं वो कमरे के अंदर सड़ गल रहे हैं, वो मंजूर है, लेकिन बाहर खर्च करना मंजूर नहीं है। तो फिर ऐसा ही होता है, ऐसा ही होगा ना। फिर पेड़ काटना मंजूर है, पेड़ उगाना मंजूर नहीं। मेरी आंखों के सामने मैं एक चीज बताता हूँ, मैं ज्यादा नहीं, मैं डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में रहने वाला हूँ। जो होता है ना पटवारी, छोटा सा गांव का, हमने बच्चों को लेके गए थे हम सब लोग उस समय। हम लोगों को कहा कि एक एक, क्योंकि हमारे हाथ से उठेगा भी नहीं ना पेड़ वगैरह उठाना, लगाना, करना इतना। हमने तो 100 पेड़ ही लगाए,
मे बी 100 ± 10% एरर। उस पटवारी ने तहसीलदार को जाकर 1000 पेड़ लगा, क्योंकि उसको अपने नाम की थी कि तुमने 100 ही पेड़ लगवाए। वो तहसीलदार ऐसा बोलेगा, तालुकदार जिसको कहते हैं, उसने 1000 लिख दिया, 1 0 बढ़ा दिया। तालुकदार ने सोचा कलेक्टर को क्या पता चले, 1 0 और बढ़ा दिया, 10,000 का आंकड़ा चला गया वहां पर। चीफ मिनिस्टर से जाते जाते वो 1 लाख के 10 लाख में जो भी समझो उतने पेड़ लगे। हाउ मच एरर। ये हमारी सोच ही वहां पर इतनी गलत है, हमारे करने के तरीके इतने गलत हैं। इसलिए मैंने आचौर्य की बात कही थी आज, है ना। तो ये जो है, और ये ऐसा नहीं कि इंडिया में होता, इट इज एवरीवेयर। मैंने तो आपको बहुत सारी स्टोरीज तो बताई नहीं है, क्योंकि मैं बताऊं तो लोग आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे जो अच्छे पेड़ थे, जो इंसान के लिए ज्यादा जरूरी थे, उनको काट करके इस अमेज़न वालों ने वहां तंबाकू के और ये जो ड्रग्स बनती है ना, उसके पेड़ लगा दिए, उनकी खेती हो रही है। आई हैव सीन विथ माई आईज। वहां क्योंकि उससे पैसा मिलता है, फल से, एप्पल से कितना पैसा मिलता, आप ये सोचो। वो तो पैसा, मनी इज इम्पोर्टेंट। तो बोझ जो अगर आप उस पर कंट्रोल करने की बात है, वहां तो अहिंसा भगवान ने कहा था, वो आज भी एप्लीकेबल है कि एक अकेला अहिंसा ही जो है वो ही काफी हो जाएगा। बाकी अहिंसा और अपरिग्रह दो मिल करके तो बहुत कुछ 95% काम तो ये दो ही मिलकर कर दे। जी, इंसान को मारने की बात मत करिए। चाइना तो बहुत कुछ कर रहा है। आप रहे क्या चाइना में? गए? मैं तो रहा हूँ 1 साल तक। आज शाम को आप आने वाले हैं ना अष्टापद, आने वाले अष्टापद देखने का है, आप आइए जरूर। लेकिन किसी को कहना मत कि डॉक्टर राजमल जैन ने बताया अष्टापद। मैं महाराज साहब से पहले चरणों में अनुरोध कर चुका हूँ, आप नहीं तो मेरे को मरवा डालेंगे। पाप आपको लगने वाला है कि औरंगाबाद, हमने ऑर्नाल्डो में तो बुलाया लेकिन उनको मरवा भी दिया है, खेल खत्म कर दिया। चलिए मंगल पाठ। जी। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगल सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुण्यतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पुण्यतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुण्यतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। सबको बहुत बहुत साधुवाद है जो भी ऑनलाइन जुड़े हैं, और प्रोफेसर राजमल जी जैन को विशेष धन्यवाद है। काफ़ी लंबे टाइम तक 2 घंटे करीबन 1.5 घंटे आपका लेक्चर चला, और काफ़ी साइंटिफिक डेटा के साथ में, सारी स्टडी के साथ में आप आते हैं हमेशा। तो शाम को अब 8 बजे से फिर लेक्चर है प्रोफेसर राजमल जी जैन का, शाम को 8 बजे। हाँ, वंदामि नमः स्वामी समणी जी। वंदामि नमः स्वामी समणी जी।